इस कहानी को मैंने एडिट और अनुवादित किया है। धन्यवाद। अध्याय 108। पूर्वी समुद्र विशाल और असीम था। धुंधली रात के आसमान के नीचे ये जगह एक विशाल जल जगत की तरह लग रही थी। एक बार जब यह ऊपर आ गया तो दिशा का पता लगाना मुश्किल था। खुफिया अधिकारी के नेतृत्व में राजमहरा उस स्थान पर पहुंचे जहां से किंग मियाओ कबीले का जहाज रवाना हुआ था। इस दिशा में 15,000 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद राजमहरा ने अपनी शक्तिशाली दृष्टि पर भरोसा करते हुए एक विशाल काले जहाज को अपने सामने 1000 मील आगे बढ़ते देखा। स्पष्ट रूप से ये किंग मियाओ कबीले का जहाज था। लोकेश और अन्य लोगों ने राजमहरा के पीछे चलने की पूरी कोशिश की। ये राजमहरा द्वारा किंग मियाओ कबीले के जहाज की खोज करते समय जानबूझकर धीमा होने का परिणाम था। अन्यथा राजमहरा पलक झपकते ही उन्हें पीछे छोड़ देता। गड़गड़ाहट। जैसे ही राजमहरा ब्लैकबोन ड्रैगन शिप के पास पहुंचे, नीचे समुद्र से अचानक हवा की एक भयानक लहर फूट पड़ी। हवा की इस लहर के थपेड़ों के नीचे लहरें आसमान में उछलीं और उबलने लगीं। 10,000 फीट ऊंची एक विशाल काली आकृति पानी से बाहर निकली। रात के आसमान के नीचे यह एक विशाल जानवर की तरह था जिसने आसमान को काला कर दिया था। इसे देखने के बाद लोकेश और अन्य लोग खुद को रोक नहीं पाए और चिल्ला उठे, स्कारलेट आई ड्रैगन वेल, ये बहुत विशाल है। ये निश्चित रूप से 5वीं रैंक से ऊपर का एक महान राक्षस जानवर है। धमाका 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 धमाका। इससे पहले कि वे बोलना समाप्त कर पाते, नीचे समुद्र फिर से उछल पड़ा। लहरें आसमान में उठीं, अपने साथ विशाल काली परछाइयां लेकर आईं। 2 सेकंड से भी कम समय में कुल 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल हवा में उड़ गईं। रात के आसमान के नीचे उनकी मूल रूप से लाल आंखें एक खौफनाक हरे रंग की रोशनी से टिमटिमा रही थीं जो भयानक थी। इस बार लोकेश और अन्य लोगों को वास्तव में डर लगा। यदि 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल मनुष्य होते तो वे 10 स्पिरिट स्टेज मिडिल फेज या यहां तक कि पीक स्पिरिट स्टेज पावरहाउस होते। उनके अतुलनीय रूप से विशाल शरीर के साथ उनके द्वारा प्रस्फुटित की गई भव्य आभा पर्याप्त रूप से भयावह थी। सभी ने जल्दी से राजमहरा की ओर देखा। सौभाग्य से कॉन्सर्ट यहाँ है, अन्यथा ये 10 राक्षस जानवर हमारे लिए पीड़ा के लिए पर्याप्त होंगे। लोकेश और अन्य लोग डर के साथ सोचने से खुद को रोक नहीं पाए। जब वे विलाप कर रहे थे, राजमहरा ने पहले ही एक चाल चल दी थी। उनके हाथ में तलवार न तो बहुत तेज और न ही बहुत धीमी गति से चल रही थी, लेकिन इसमें एक सादगी थी जो समय और स्थान से परे थी। कोई चमकदार मुद्रा नहीं थी। सम्राट दायरे की अपनी गति पर भरोसा करके तलवार एक अद्वितीय तीक्ष्णता के साथ फट गई। छोटी तलवार की रोशनी वास्तव में विशाल स्कारलेट आई ड्रैगन वेल को दबाती हुई प्रतीत हुई। स्विश स्विश स्विश। लोकेश और अन्य लोग अचंभित रह गए। वे राक्षस जानवर राजमहरा के सामने निश्चित लक्ष्य की तरह थे और उनकी दया पर थे। केवल 5 सेकंड में सभी 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल तलवार की रोशनी से छेदी गईं। गड़गड़ाहट। वे नीचे समुद्र में जा गिरे और हर जगह पानी फैल गया। उसने 5 सेकंड में 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल को मार डाला। क्या यह मजाक है? कंसोर्ट की तलवार की चालें शानदार लेकिन सरल हैं। वे सादगी को उजागर करती हैं और वे अपनी सादगी में सबसे बड़ी हत्या की मंशा छिपाते हैं। कितना प्रभावशाली है भगवान! ये पहली बार है जब मैंने इतनी तेज तलवार की चाल देखी है। लोकेश और अन्य जो अपने होश में लौट आए थे, चौंकाने वाली चीखें निकालीं। राजमहरा की अनंत तलवारबाजी ने उन्हें इस पल चौंका दिया। राजमहरा द्वारा स्कारलेट आई ड्रैगन वेल को मारने से ठीक पहले ब्लैकबोन ड्रैगन शिप से सैकड़ों किलोमीटर दूर सैकड़ों लोग राक्षस जानवरों पर सवार होकर ब्लैकबोन ड्रैगन शिप की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अगुवाई करने वाले व्यक्ति ने बाहरी क्षेत्र की पोशाक और एक पंख वाला मुकुट पहना हुआ था। उसके कानों से 2 हरे सांप लटक रहे थे। वह किंग मियाओ कबीले का उपकुलपति रितेश था। अपनी दृष्टि बढ़ाने के लिए एक विशेष भूकृमि का उपयोग करने के बाद रितेश दूर से ब्लैकबोन ड्रैगन शिप को अपनी ओर आते हुए स्पष्ट रूप से देख सकता था। ऐसा लगता है कि फर्स्ट एल्डर और अन्य लोगों ने सफलतापूर्वक मिशन पूरा कर लिया है। रितेश मुस्कुराया। हालांकि प्रमोद और अन्य लोग उतने तेज नहीं थे जितना उन्होंने सोचा था, लेकिन आज रात जिन लड़कियों की उन्हें जरूरत थी उन्हें वापस लाने में सक्षम होना मिशन पूरा होने के रूप में माना जा सकता है। हाँ, अचानक रितेश ने ऊपर देखा और दूर से 1 दर्जन विशाल काली आकृतियां आसमान में उड़ती हुई देखीं। उसने और उसके अधीनस्थों ने जल्दी से अजीबोगरीब गू कीड़े निकाले। उन्हें अपनी हथेलियों से कुचलने के बाद उन्होंने गू कीड़ों के तरल को अपनी पलकों पर लगाया। जब उन्होंने अपनी निगाहें केंद्रित की तो उन्होंने स्पष्ट रूप से 10 विशाल स्कारलेट आई ड्रैगन वेल को हवा में उड़ते हुए देखा। जहां तक स्कारलेट आई ड्रैगन वेल की बात है तो उसकी मूल रूप से लाल पुतलियां पहले ही हरी हो चुकी थीं। ऐसा लगता है कि ये 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल गू वर्म्स द्वारा नियंत्रित हैं। रितेश को तुरंत रहस्य समझ में आ गया। इससे पहले कि वह इस बारे में ज्यादा सोच पाता, उसने देखा कि सफेद कपड़े पहने एक सुंदर आदमी ने अचानक हमला कर दिया। उस आदमी ने तुरंत स्कारलेट आई ड्रैगन वेल पर एक तेज तलवार से वार किया जो देखने में तो आसान लग रहा था लेकिन वास्तव में अजेय था। जवाबी हमला करना तो दूर की बात है, 5वीं रैंक से ऊपर के महान राक्षसों के पास चकमा देने का भी समय नहीं था। इस दृश्य ने रितेश और उसके अधीनस्थों को पूरी तरह से चौंका दिया। डिप्टी पैट्रियार्क, सफेद कपड़े पहने वह आदमी स्पष्ट रूप से एक अद्वितीय शक्तिशाली व्यक्ति है।
क्या हमें अभी भी पहले एल्डर और अन्य लोगों का स्वागत करने जाना चाहिए? रितेश के पीछे खड़े व्यक्ति ने पूछा। रितेश ने एक पल के लिए सोचा और कहा, हमें ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति से सावधान रहना होगा। हम उसके संपर्क में जल्दबाजी में नहीं आ सकते। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इंतजार करें और देखें। रितेश की राय में राज मेहरा की तलवारबाजी बहुत शानदार थी। रितेश को तो यहाँ तक शक था कि राज मेहरा एक अमर तलवारबाज है, और अगर ऐसा था तो अगर वे पास जाने की हिम्मत करते तो शायद वे खुद को मौत के मुंह में भेज देते। बहुत सोच विचार के बाद रितेश ने सावधान रहने का फैसला किया। वह अपना अगला कदम उठाने से पहले पहले निरीक्षण करेगा। इस समय अपने पीछे बहुत शोरगुल सुनकर प्रमोद जल्दी से लोगों को पीछे के डेक पर ले आया। एक सफ़ेद वस्त्र पहने आदमी ने भगवान की तरह ब्लैकबोन ड्रैगन शिप को देखा। उस आदमी के पीछे हजारों मार्शल आर्ट विशेषज्ञ थे जो सभी झुक रहे थे और खरोंच रहे थे। दूर से अशांत समुद्र को देखकर प्रमोद तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। वरिष्ठ, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप हमारे जहाज का पीछा क्यों कर रहे हैं? प्रमोद बहुत उत्सुक था। उसने देखा कि लोकेश और बाकी लोगों के कपड़े बेहद साफ सुथरे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने किसी युद्ध का अनुभव नहीं किया था। दूसरे शब्दों में 10 स्कारलेट आई ड्रैगन वेल्स को संभवतः उसके सामने खड़े सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति ने मारा था। ऐसे शक्तिशाली व्यक्ति का सामना करते हुए भले ही वह 6000 साल से ज्यादा समय तक जीवित रहा हो, वह केवल अपना सिर नीचे झुका सकता था और सम्मानपूर्वक व्यवहार कर सकता था। लोकेश आगे बढ़ा और गुस्से से चिल्लाया, किंग मियाओ कबीले के लोगों, ध्यान से देखो। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति है वह शक्तिशाली उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी है। फुफकार टिल्डर। उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी के शब्द सुनकर प्रमोद और वहां मौजूद सभी लोगों की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये पता चला कि दूसरे पक्ष की पृष्ठभूमि उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। जब प्रमोद ने ये सोचा तो वह जल्दी से एक घुटने पर झुक गया। नमस्कार पत्नी। उसके पीछे किंग मियाओ कबीले के लोग भी डर और घबराहट में घुटने टेक दिए। इस समय ब्लैकबोन ड्रैगन शिप पूरी तरह से रुक गई थी। किंग मियाओ कबीले को डर था कि वे गलती से राज मेहरा को नाराज कर देंगे और मारे जाएंगे। राज मेहरा हवा में तैरते हुए प्रमोद और दूसरों को नीचे देखते रहे। तुमने कितनी महिलाओं को पकड़ा है? क्या तुम उनका इस्तेमाल नॉर्यिंग गोल्डन स्नैक गू को पालने और गू राजा को बलिदान करने के लिए करना चाहते हो? परम रहस्यवादी सूत्र के साथ राज मेहरा विनय से ज्यादा जानता था। किंग मियाओ कबीला सिर्फ कुछ नॉर्यिंग गोल्डन स्नैक गू कीड़ों के लिए लोगों को पकड़ने के लिए समुद्र पार कैसे जा सकता है? प्रमोद ने जल्दी से अपना सिर नीचे कर लिया। मैं तुमसे यह बात छिपाने की हिम्मत नहीं कर सकता पत्नी। ये वास्तव में मामला है। वह बेहद हैरान था। केवल कबीले के नेता, उप कबीले के नेता और उसे ही पता था कि नॉर्यिंग गोल्डन स्नैक गू को गू राजा को बलिदान किया जाएगा। जहां तक अन्य कुलों का सवाल है, वे केवल इतना जानते थे कि लड़कियां नॉर्यिन स्वर्ण सांप गू का पालन पोषण कर सकती हैं। अप्रत्याशित रूप से राज मेहरा ने वास्तव में इस बड़े रहस्य का खुलासा किया। इससे प्रमोद को लगा कि आज रात उनके लिए कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। राज मेहरा ने शांति से कहा, जारी रखें। उसके दबाव में प्रमोद ने कुछ भी छिपाने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि हमारे 10,000 वर्षीय गो राजा ने एक विशेष गोकृमि के साथ विलय कर लिया है, इसलिए वह पुनर्जीवित होने की क्षमता रखता है। अगले 81 दिनों में वह पुनर्जीवित हो जाएगा। शत्रु जाति को अपने अधीन करने के लिए गो राजा की शक्ति का उपयोग करने के लिए कुलपति ने नॉर्यिन स्वर्ण सांप गू का पालन पोषण करने के लिए जीवित लड़कियों का उपयोग करने का एक तरीका सोचा। इसके अलावा नॉर्यिन गोल्डन स्नैक गू की बलि देने की आवश्यकताएं बहुत सख्त हैं। ये गू राजा के पुनर्जीवित होने से एक पल पहले ही किया जा सकता है। इसलिए हमने आखिरकार कई लोगों को पकड़ लिया और जल्दी से नाव से वापस आ गए। राज मेहरा ने चंचलता से मुस्कुराते हुए कहा। दूसरे शब्दों में, अगर आप लोग आज रात समय पर वापस नहीं आ सकते हैं तो आप बलि के समय को चूक जाएंगे, है ना? प्रमोद ने जल्दी से सिर हिलाया। सब कुछ वैसा ही है जैसा कि कॉन्सर्ट ने कहा था। लोकेश और अन्य लोग ये सुनकर मन ही मन खुश हुए। सौभाग्य से कॉन्सर्ट ने समय रहते किंग मियाओ कबीले के लोगों को रोक दिया। जब तक वह इस जहाज पर लड़कियों को बचाता, गू राजा की बलि देने की योजना बर्बाद हो जाती। जाओ सबको बचाओ, राज मेहरा ने शांति से कहा। लोकेश और अन्य लोग तुरंत 300 से 500 लोगों के साथ जहाज पर उतरे। अंदर की सभी लड़कियों को बचाने के बाद उसने उन्हें अलग अलग राक्षस जानवरों की सवारी करने दिया और उन्हें राज मेहरा के पीछे ले आया। ये देखकर कि सभी बच गए थे, प्रमोद को पता था कि उसका मिशन पूरी तरह से विफल हो गया था। इसलिए उसने विनती की, पत्नी, हमने सुना था कि समुद्र में लड़कियां सुंदर थीं, इसलिए हमने क्षण भर के लिए अपना विवेक खो दिया और उन्हें छीनने के लिए समुद्र में शहर में प्रवेश किया। पत्नी, कृपया इस तथ्य के कारण मेरी जान बख्श दें कि यह हमारा पहला अपराध है। राज मेहरा ने व्यंग्य किया। अगर मैं आप लोगों को नहीं पकड़ता तो मुझे डर है कि आप यह नहीं कहते कि आपने क्षण भर के लिए अपना विवेक खो दिया है, बल्कि इसके बजाय आत्मसंतुष्ट महसूस करते हैं ना? प्रमोद अवाक था। वह चौंक गया। जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की पत्नी से उम्मीद थी, वह वास्तव में एक नज़र में अपने विचारों को समझ सकता था। राज मेहरा ने अपनी तलवार उठाई और तलवार पर लगाने के लिए एक रहस्यमयी बिजली की मुहर बनाई। एक पल में तलवार की ऊर्जा इंद्रधनुष की तरह हो गई। बिजली चमकने लगी और उसकी आभा गरजने जैसी थी।
यह महसूस करते हुए कि उनकी मृत्यु निकट थी, प्रमोद और अन्य लोग अभी भी विलाप कर रहे थे। पत्नी, कृपया हमें छोड़ दें। धमाका, तलवार की रोशनी चमकी और अंधेरी रात में 10,000 फीट लंबा इंद्रधनुष बना। ब्लैकबोन ड्रैगन शिप पर उतरने के बाद तलवार की ऊर्जा और बिजली की शक्ति धमाके के साथ फट गई, जिससे एक भयानक आग की लहर उठी जो आसमान में चली गई। 30,000 फीट लंबा ब्लैकबोन ड्रैगन शिप तुरंत रह गया, यहाँ तक कि ऊपर किंग मियाओ कबीले के लोग भी टुकड़े टुकड़े हो गए। दूर से रितेश और अन्य लोग, जिन्होंने ये दृश्य देखा था, हैरान रह गए। इस आदमी की तलवारबाजी न केवल शानदार है, बल्कि वह थंडर तकनीक में भी माहिर है। अगर हम ऊपर गए तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। पीछे हटो, जल्दी करो और पीछे हटो। अध्याय 109। डरते हुए कि वे अपने पदचिह्न उजागर कर देंगे और राजमहरा द्वारा मारे जाएंगे, रितेश और अन्य लोगों ने राक्षस जानवरों को पानी के करीब रहते हुए किंग मियाओ कबीले की ओर भागने का आदेश दिया। जल्द ही वे अपने क्षेत्र में वापस भाग गए। रितेश ने पीछे मुड़कर दूर के आकाश को देखा। उसका दिल अभी भी तेजी से धड़क रहा था। भगवान, हर कोई कहता है कि समुद्र के लोग उत्कृष्ट हैं और वहाँ गुप्त शक्तियाँ हैं। ऐसा लगता है कि यह वास्तव में ऐसा ही है। अगर हम अभी करीब पहुँच गए होते तो हम कैसे बच सकते थे। अपने अनुयायियों को विदा करने के बाद वह तुरंत उस घर की ओर भागा जहाँ उसका भाई नवीन था। उसने दरवाजा खोला। हरी मिट्टी और भूरे लाल पत्थर से बने घर से एक अजीब और भयानक आभा निकल रही थी। रितेश ने ऊपर देखा। उसने देखा कि नवीन पैतृक पट्टिका के सामने मेज पर ध्यान कर रहा था। नवीन के शरीर के चारों ओर रहस्यमयी हरे प्रकाश की धारियां घूम रही थीं, जिससे वह हरे नरक से रेंगकर बाहर आया हुआ देवता लग रहा था। भाई, ऐसा लगता है कि तुम वर्चस्व क्षेत्र में पहुंचने वाले हो। हमारे किंग मियाओ कबीले में ऐसी प्रतिभा वास्तव में दुर्लभ है। रितेश ने प्रशंसा भरी नज़र से देखा। किंग मियाओ कबीले के लोग गू को पालने और उसका उपयोग करने में कुशल थे और आमतौर पर खेती में कुशल नहीं थे। नवीन की बात करें तो वह 40 साल से कम उम्र का था और वर्चस्व क्षेत्र में पहुंचने के कगार पर था। ये पहले से ही एक प्रभावशाली प्रतिभा थी। यदि इस खेती के आधार को गू के उपयोग के साथ जोड़ दिया जाए तो मारक क्षमता अथाह होगी। पहला बुजुर्ग वापस क्यों नहीं आया? रितेश की उपस्थिति को महसूस करते हुए नवीन ने अपनी आंखें खोलीं और शांति से पूछा। रितेश ने डरते हुए कहा, वे सब मर चुके हैं। क्या? नवीन ने भौहें सिकुड़ीं। प्रथम एल्डर प्रमोद स्पिरिट स्टेज पर थे। इस तथ्य के साथ कि उन्होंने 2000 से ज्यादा सालों तक गू तकनीक की कठोर साधना की थी, उनकी कुल ताकत उनसे ज्यादा कम नहीं थी। इसके अलावा जब वे इस बार समुद्र में पूर्वी बंजर भूमि पर गए थे तो उन्होंने कम प्रोफाइल बनाए रखी थी। वे किसी को उन्हें मारने के लिए कैसे उकसा सकते थे? रितेश ने कहा, भाई, प्रथम एल्डर और अन्य इस बार वास्तव में बदकिस्मत हैं। उन्हें एक भूमि तलवार अमर का पीछा करना पड़ा। मैंने सैकड़ों किलोमीटर दूर से अपनी आंखों से देखा। वह तलवार अमर अद्वितीय रूप से सुंदर थी और उसकी तलवार तकनीक सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली थी। न केवल उसने एक ही बार में प्रथम एल्डर द्वारा नियंत्रित स्कारलेट आई ड्रैगन वेल को मार डाला, बल्कि उसने उन्हें और उनके जहाज़ों को चकनाचूर करने के लिए एक थंडर तकनीक का भी इस्तेमाल किया। जब मैं उस दृश्य के बारे में सोचता हूं तो मेरे पैर कांप उठते हैं। नवीन ने नीचे देखा और पाया कि रितेश के पैर वास्तव में अनायास ही कांप रहे थे। ऐसा अद्वितीय अमर तलवार आमतौर पर आसानी से नहीं मिलती। यहाँ तक कि प्रमोद जैसे सतर्क व्यक्ति को भी उसने मार डाला। ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति की ताकत वास्तव में हमारी कल्पना से परे है। रितेश ने पूछा, तो बड़े भाई, क्या हमें बदला लेना चाहिए? और गू राजा के बारे में क्या? नवीन ने एक पल के लिए गंभीर भाव से सोचा और कहा, हमें बदला लेना चाहिए। प्रमोद ने हमारे कबीले के लिए कड़ी मेहनत की है और वह मेरे लिए पिता की तरह है। वह व्यर्थ नहीं मर सकता। जहां तक गू राजा की बात है तो हम अब केवल अधिक कीमत चुका सकते हैं। हम उसे एक निश्चित तकनीक का बलिदान देंगे और उससे अपनी शक्ति हमारे कबीले को उधार देने के लिए कहेंगे। उस समय मैं गू राजा की शक्ति को समुद्र में पूर्वी बंजर भूमि पर उस अमर तलवार से मिलने के लिए लाऊंगा। रितेश ने चुपचाप सिर हिलाया। गू राजा पिछले 30,000 सालों में किंग मियाओ कबीले का नंबर 1 विलक्षण व्यक्ति था। उसकी ताकत बहुत पहले ही सम्राट दायरे से आगे निकल गई होगी और महान संत दायरे तक पहुंच गई होगी। अपने भाई नवीन पर उस शक्ति के साथ वह निश्चित रूप से प्रथम बुजुर्ग और अन्य लोगों का बदला लेने में सक्षम होगा। 9 भट्टी स्वर्ग। किंगवू पवित्र भूमि 3.5 मिलियन किलोमीटर के क्षेत्र को कवर करती है। केंद्र में सबसे ऊंचा पहाड़ एक विशाल हरे रंग की तलवार की तरह था जो बादलों को चीरता हुआ जा रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा बादलों और धुंध की तरह पहाड़ के चारों ओर उमड़ रही थी और इसकी आभा विशाल और ऊंची थी। इस पहाड़ पर किंगवू हॉल में पवित्र भगवान विराट केंद्र में ऊंचे मंच पर सीधे बैठे थे और हॉल के नीचे दूसरी ओर भारत राज्य के क्लाउड हाउल संप्रदाय से संप्रदाय मास्टर चिरंजीत, संप्रदाय मास्टर इंद्र और पवन दाव मंडप से अन्य लोग खड़े थे। चिरंजीत काली के पिता और विराट के दामाद थे। चिरंजीत ने विराट को एक अतुलनीय रूप से दुखी और क्रोधित नजर से देखा। ससुर, आपको महिरा को बदला लेने में मदद करनी चाहिए। इंद्र और अन्य लोगों ने एक साथ सिर झुकाया। कृपया कार्यभार संभालें और महारानी मिस्टिक आइस को कीमत चुकाने दें। कुछ दिन पहले उन्हें पता चला कि उनके बेटे को उत्तरी मिस्टिक हेवन की सीमा पर मार दिया गया था। उसका सिर अलग कर दिया गया था और वह एक दयनीय मौत मर गया था।
उन्होंने उनकी मौत के कारण की जांच करने के लिए अपने सभी संपर्कों को जुटाया। बाद में उन्हें पता चला कि चूंकि उन्होंने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की सीमा पर शिकार और हत्या का खेल खेला था, इसलिए उन्होंने रहस्यवादी बर्फ की महारानी को नाराज कर दिया था और उनका सिर काट दिया गया था। ये देखते हुए कि महारानी रहस्यवादी बर्फ कितनी शक्तिशाली थी, उन्होंने सेना में शामिल होकर किंगवू पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान किया ताकि किंगवू पवित्र भगवान विराट का समर्थन प्राप्त कर सकें। धिक्कार है तुम पर महारानी रहस्यवादी बर्फ दीपिका। अपनी क्षमता के साथ आप शायद माहिरा को मारने से बहुत पहले ही उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी, है न? विराट की आंखों में हत्या करने की इच्छा थी। तुमने मेरे पोते का सिर ऐसे ही काट दिया। तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि दीपिका ने ये जानने के बाद भी उसे मार डाला कि काली उसका पोता था। ये स्पष्ट रूप से किंगवू पवित्र भूमि का बहुत बड़ा अपमान था। लाखों वर्षों के इतिहास वाली पवित्र भूमि के रूप में किंगवू पवित्र भूमि की नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। पिछले 10,000 सालों में यह अफवाह थी कि पैतृक सलाहकार की मृत्यु नहीं हुई थी। ये बहुत संभव था कि वह पवित्र भूमि की रक्षा के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था, और जब पैतृक ग्रैंड मास्टर ने पवित्र भूमि की स्थापना की तो वह पहले से ही एक सम्राट क्षेत्र की शक्ति थी। ये कल्पना की जा सकती है कि अगर वह वास्तव में अभी भी जीवित होता तो उसका वर्तमान साधना आधार कुलपति को अलग रखते हुए किंगवू पवित्र भूमि का नौभट्टी स्वर्ग के शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था। नौभट्टी स्वर्ग के सम्राट सिमा वुक्सियांग के लिए एक पुराने सम्राट क्षेत्र के साधक होने के अलावा उनके पास उनकी रक्षा के लिए प्राचीन दिव्य कलाकृति नौ कड़ाही भी थी। वह दीपिका से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए भले ही दीपिका ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया हो और उत्तराधिकार में 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य को नीचे गिरा दिया हो, ये विराट की नज़र में कुछ भी नहीं थे। ससुर जी, आप बदला लेने की क्या योजना बना रहे हैं? चिरंजीत ने उत्सुकता से पूछा। विराट ने व्यंग्य किया, यह मुझ पर छोड़ दो, जल्दबाजी में काम मत करो। षड्यंत्रकारी ने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र से एक प्रसिद्ध हत्यारे को काम पर रखने का फैसला किया। उसका लक्ष्य दीपिका की बेटियां थीं। दीपिका, तुमने मेरे एक पोते को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी 4 बेटियों को मार डालूंगा। ये बहुत उचित है, उसने व्यंग्य किया। उसके हाव भाव देखकर चिरंजीत और अन्य लोग समझ गए कि महारानी मिस्टिक आइस खतरे में है। क्रिस्टल पैलेस। सुबह की धूप बेडरूम में चमक रही थी। उसकी बेटियों के गोलमटोल और गोरे चेहरों पर धब्बेदार रोशनी की धारें पड़ रही थीं, जिससे वे सोते समय और भी प्यारी लग रही थीं। राजमहरा, जो बिना जरूरत के भी सोने की आदत बनाए हुए थे, ने अपनी आंखें खोली और अपनी छाती पर ठंडक महसूस की। उसने थोड़ा ऊपर देखा और देखा कि जुवानशी और जुवानयू उसकी छाती पर लेटे हुए हैं। दोनों छोटी लड़कियों के मुंह के कोनों से चमकती हुई लार बह रही थी। अध्याय 110। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये दोनों प्यारी लड़कियां इतनी लार टपकाएंगी। राजमहरा ने रिया और राधिका के होठों को धीरे से दबाया। दोनों छोटी लड़कियों ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने अपना मुंह थोड़ा खोला और उनके मुंह के कोनों से लार बहने लगी। राजमहरा असहाय होकर मुस्कुराए और अपनी छाती पर कपड़े सुखाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण ही भेज पाए। हालांकि छोटी लड़कियों की लार ने जल्दी ही उनकी छाती को फिर से गीला कर दिया। भूल जाओ, उन्हें रहने दो। राजमहरा को कुछ और करने की जहमत नहीं उठानी पड़ी। कई बच्चे बचपन में पेट के बल सोना पसंद करते हैं। अगर वे लेट जाएं, तो उनके मुंह खुले रहने पर लार टपकना बहुत आसान होगा। राजमहरा अपनी बेटियों की नींद में खलल नहीं डाल सकते थे, इसलिए उन्होंने उन्हें अनदेखा कर दिया। ठीक उसी तरह भोर के आसपास छोटी लड़कियां धीरे धीरे जाग उठीं। हाँ, ये बहुत गीला है। रिया और राधिका ने महसूस किया कि उनकी ठुड्डी गीली थी और उनके पिता की छाती भी गीली थी। राजमहरा मुस्कुराए। ये सब लार है, इतना? रिया और राधिका चौंक गईं। दोनों छोटी लड़कियां जल्दी से राजमहरा की ओर फूंकने के लिए आगे बढ़ीं और चिंतित होकर बोलीं, पिताजी पर इतनी लार है, क्या होगा अगर पिताजी को सर्दी लग जाए? हालांकि बेडरूम बहुत गर्म था, लेकिन छोटी लड़कियों को अपनी मां की यह बात याद आ गई कि वे भीग नहीं सकती, नहीं तो उन्हें आसानी से सर्दी लग जाएगी। उन्हें ये कहते हुए सुनकर अनन्या और अलीशा जल्दी से आगे बढ़ीं। चारों छोटी लड़कियां ऐसा लग रही थीं कि वे कड़ी मेहनत कर रही थीं और वे मुंह बनाकर राजमहरा की ओर फूंक रही थीं। जब उसने उनके प्यारे और पुत्रवत भाव देखे तो राजमहरा के हृदय में पिता का प्रेम तुरंत उमड़ पड़ा। बच्चों, चिंता मत करो, पिताजी को सर्दी नहीं लगेगी। उसने सहजता से आध्यात्मिक शक्ति की एक किरण छोड़ी और अपने कपड़े सुखाए। वाह, कितना बढ़िया! अनन्या और अन्य लोगों ने चौंकने वाले भाव प्रकट किए। भले ही वे इतनी देर तक फूंकें, लेकिन इसकी तुलना उनके पिता के हाथ की लहर से नहीं की जा सकती। उनके पिता वास्तव में सर्वशक्तिमान थे। ठीक है, जब तुम जाग गई हो तो चलो उठो। फिर राजमहरा ने अपनी चारों बेटियों को प्यार से गोद में उठाया और उन्हें नहलाने के लिए बिस्तर से नीचे ले आया। नाश्ते के बाद राधिका उत्साहित भाव के साथ अपने कमरे से एक छोटा लकड़ी का बक्सा लेकर बाहर आई। बहनों, आओ और देखो। अनन्या, रिया और अलीशा जल्दी से आगे बढ़कर देखने लगीं। वाह, इतने सारे सांप के अंडे हैं। राधिका ने गर्व से कहा, ये सही है। मेरा 9 स्केल्ड पायथन सांप के अंडे देने में अच्छा है। इस बार मैं सांप के बच्चों के जन्म लेने तक उसे इंतजार करवाऊंगी और फिर सभी सांप के बच्चों को जंगल में भेज दूंगी।
अनन्या ने भौहें सिकुड़ी और कहा, इस बार तो बहुत सारे सांप के अंडे लग रहे हैं। इतने सारे सांप के बच्चों के साथ, क्या ये थोड़ा डरावना नहीं है? रिया और अलीशा ने सिर हिलाया। नौ-स्केल्ड पायथन मूल रूप से एक बहुत ही क्रूर राक्षस जानवर था। राधिका तो इसके सांप के बच्चों को हर जगह फेंकना चाहती थी। ये वाकई डरावना था। क्या ये बहुत ज्यादा है? राधिका ने अपना सिर झुकाया और अपने हाथ में लकड़ी के बक्से को देखा। मैंने कभी नहीं गिना कि 9 स्केल्ड पायथन कितने सांप के अंडे दे सकता है। हम क्यों नहीं गिनते? अलीशा ने कहा। अनन्या और रिया ने भी सिर हिलाया। राधिका के ऐसा कहने के बाद वे ये भी जानना चाहते थे कि 9 स्केल्ड पायथन ने कितने सांप के अंडों को जन्म दिया है। फिर छोटी लड़कियों ने ग्रैंड ट्यूटर यांग वेनचेंग द्वारा सिखाई गई गिनती विधि के अनुसार सांप के अंडों की संख्या की गणना की। 1, 2, 3, 4, 10। जब उन्होंने 10 तक गिनती की तो छोटी लड़कियां दुविधा में पड़ गईं। 10 के बाद उन्हें किससे गिनना चाहिए? अनन्या ने इस बारे में सोचा और कहा, हम में से प्रत्येक को दसियों से गिनना चाहिए। कुछ दसियों का मतलब है दर्जन। ये सही है, ये सही है। रिया और बाकी लोगों को लगा कि उनकी बहन वाकई होशियार है। क्योंकि 10 एक गोल संख्या थी, इसलिए छोटी लड़कियों ने जल्दी से 80 गिन लिए। हालांकि उसके बाद वे वास्तव में गणना नहीं कर पाईं। अनन्या और रिया दोनों ने 8 गिने और फिर अलीशा और राधिका ने 9 गिने। वे किसी भी तरह से इसे जोड़ नहीं पाईं। कुछ कोशिशों के बाद छोटी लड़कियां निराश दिखीं। अप्रत्याशित रूप से आखिरी क्षण में वे अभी भी यह गिनने में विफल रहे कि कितने सांप के अंडे थे। अंत में वे केवल अपने सर्वशक्तिमान पिता से मदद मांग सकते थे। पिताजी, हमें आखिरी कुछ सांप के अंडे गिनने के लिए क्या करना चाहिए? अनन्या और बाकी लोगों ने राजमेहरा के पैरों को गले लगाया और अपनी काली आंखें चौड़ी कर लीं। पिताजी, आप लोगों के लिए कोई रास्ता सोचेंगे? राजमेहरा ने अपने छोटे सिर को प्यार से रगड़ा और एक ही समय में सही पिता कार्यक्रम की खोज की। बाद में उन्हें पता चला कि चूंकि उन्होंने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की सीमा पर शिकार और हत्या का खेल खेला था, इसलिए उन्होंने रहस्यवादी बर्फ की महारानी को नाराज कर दिया था और उनका सिर काट दिया गया था। ये देखते हुए कि महारानी रहस्यवादी बर्फ कितनी शक्तिशाली थी, उन्होंने सेना में शामिल होकर किंगवू पवित्र भूमि की ओर प्रस्थान किया ताकि किंगवू पवित्र भगवान विराट का समर्थन प्राप्त कर सकें। धिक्कार है तुम पर महारानी रहस्यवादी बर्फ दीपिका। अपनी क्षमता के साथ आप शायद माहिरा को मारने से बहुत पहले ही उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानती थी, है न? विराट की आंखों में हत्या करने की इच्छा थी। तुमने मेरे पोते का सिर ऐसे ही काट दिया। तुम वाकई बहुत निर्दयी हो। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि दीपिका ने ये जानने के बाद भी उसे मार डाला कि काली उसका पोता था। ये स्पष्ट रूप से किंगवू पवित्र भूमि का बहुत बड़ा अपमान था। लाखों वर्षों के इतिहास वाली पवित्र भूमि के रूप में किंगवू पवित्र भूमि की नींव अकल्पनीय रूप से गहरी थी। पिछले 10,000 सालों में यह अफवाह थी कि पैतृक सलाहकार की मृत्यु नहीं हुई थी। ये बहुत संभव था कि वह पवित्र भूमि की रक्षा के लिए अंधेरे में छिपा हुआ था। और जब पैतृक ग्रैंड मास्टर ने पवित्र भूमि की स्थापना की तो वह पहले से ही एक सम्राट क्षेत्र की शक्ति थी। ये कल्पना की जा सकती है कि अगर वह वास्तव में अभी भी जीवित होता तो उसका वर्तमान साधना आधार कुलपति को अलग रखते हुए किंगवू पवित्र भूमि का नौभट्टी स्वर्ग के शाही परिवार के साथ घनिष्ठ संबंध था। नौभट्टी स्वर्ग के सम्राट सिमा वुक्सियांग के लिए एक पुराने सम्राट क्षेत्र के साधक होने के अलावा उनके पास उनकी रक्षा के लिए प्राचीन दिव्य कलाकृति नौ कड़ाही भी थी। वह दीपिका से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। इसलिए भले ही दीपिका ने उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया हो और उत्तराधिकार में 10,000 दानव साम्राज्य और बेजान साम्राज्य को नीचे गिरा दिया हो, ये विराट की नज़र में कुछ भी नहीं थे। ससुर जी, आप बदला लेने की क्या योजना बना रहे हैं? चिरंजीत ने उत्सुकता से पूछा। विराट ने व्यंग्य किया, यह मुझ पर छोड़ दो। जल्दबाजी में काम मत करो। षड्यंत्रकारी ने 9 स्वर्ग अमर क्षेत्र से एक प्रसिद्ध हत्यारे को काम पर रखने का फैसला किया। उसका लक्ष्य दीपिका की बेटियां थीं। दीपिका, तुमने मेरे एक पोते को मार डाला, इसलिए मैं तुम्हारी 4 बेटियों को मार डालूंगा। ये बहुत उचित है, उसने व्यंग्य किया। उसके हाव भाव देखकर चिरंजीत और अन्य लोग समझ गए कि महारानी मिस्टिक आइस खतरे में है। क्रिस्टल पैलेस। सुबह की धूप बेडरूम में चमक रही थी। उसकी बेटियों के गोलमटोल और गोरे चेहरों पर धब्बेदार रोशनी की धारें पड़ रही थीं, जिससे वे सोते समय और भी प्यारी लग रही थीं। राजमेहरा, जो बिना जरूरत के भी सोने की आदत बनाए हुए थे, ने अपनी आंखें खोली और अपनी छाती पर ठंडक महसूस की। उसने थोड़ा ऊपर देखा और देखा कि जुवानशी और जुवानयू उसकी छाती पर लेटे हुए हैं। दोनों छोटी लड़कियों के मुंह के कोनों से चमकती हुई लार बह रही थी। अध्याय 111। उसने सिस्टम नोटिफिकेशन देखा। राजमेहरा को लगा कि जीवन इससे अधिक परिपूर्ण नहीं हो सकता। मुझे डर है कि अनगिनत प्रतिभाशाली लोग अपने जीवन में कभी भी सम्राट क्षेत्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। महान संघ क्षेत्र की तो बात ही छोड़िए। जहां तक मेरा सवाल है, मैंने अपनी बेटियों को गणना करने का तरीका सिखाया और महान संघ क्षेत्र की साधना प्राप्त की। सिस्टम बहुत उदार है। राजमेहरा बहुत खुश हुआ। डिंग, क्या आप पुरस्कार प्राप्त करना चाहते हैं? हाँ, महान संघ क्षेत्र की साधना प्राप्त करने के लिए बधाई। उसी क्षण राजमेहरा ने महसूस किया कि उसके शरीर में 360 छिद्र फिर से खुल गए और प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा को सम्राट क्षेत्र की तुलना में 10 गुना तेज गति से अवशोषित कर लिया।
उसी समय उसके अंगों से एक साथ गर्म धारा निकली। ये 5 गर्म धाराएं तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गईं। इससे उसके शरीर में अभूतपूर्व तृप्ति की भावना भर गई। सबसे उल्लेखनीय बात यह थी कि राजमहरा ने अंदर देखा तो उसे अपने डेंटियन में एक छोटा सा तारामंडल दिखाई दिया। इस जेब के आकार के तारामंडल में अनेक धब्बेदार तारे एक निश्चित पैटर्न के अनुसार धीरे धीरे घूम रहे थे। जैसे जैसे वे घूमते गए पूरा तारामंडल घूमने लगा। तारामंडल ने एक चक्कर पूरा करने के बाद एक गहन और अजीब ऊर्जा ने उसके शरीर को गर्म पानी के झरने की तरह पोषित किया। इस समय राजमहरा अपने शरीर और दुनिया के बीच की बातचीत को भी महसूस कर सकता था। जब तक वह इच्छुक था वह अपनी सीमा के भीतर कुछ कानूनों को भी नियंत्रित कर सकता था। महान संत क्षेत्र वास्तव में असाधारण है। मेरी ताकत सम्राट क्षेत्र की तुलना में 10 गुना अधिक मजबूत है। महान संत क्षेत्र द्वारा लाए गए परिवर्तनों को ध्यान से समझने के बाद राजमहरा भावनाओं से आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। अपने विचारों को दूर करने के बाद राजमहरा ने अपना ध्यान वास्तविकता पर वापस लाया। चाहे उसका साधना स्तर कितना भी ऊंचा क्यों न हो, उसे सबसे ज्यादा परवाह अपनी 4 प्यारी प्यारी बेटियों की थी। इस समय राजमहरा द्वारा सिखाई गई 10 विधियों से खुद को परिचित करने के लिए अनन्या और अन्य बगीचे में भागे और जमीन पर पड़े हिमचींटी जानवरों की संख्या गिनने लगे। क्योंकि हिमचींटी जानवर उत्तरी रहस्यमय स्वर्ग में सबसे आम लघु राक्षस जानवर था, इसलिए उनमें से बहुत सारे थे। छोटी लड़कियों ने खुशी से गिनती की। राजमहरा ने देखा कि सूरज चमक रहा था, इसलिए वह आराम कुर्सी पर लेट गया और इत्मीनान से एक धुन गुनगुनाने लगा। दीपिका के चेहरे पर मुस्कान थी जब वह क्रिस्टल पैलेस में चली गई। बाहर चल रहे युद्धों ने उसे हमेशा बहुत कठोर बना दिया। उसे एहसास हुआ कि जब वह क्रिस्टल पैलेस में वापस आएगी तभी उसके दिल में गर्मजोशी का एहसास होगा। उसने बच्चों को हंसते हुए सुना। वह पलटी और देखा कि 4 छोटी लड़कियां जमीन पर लेटी हुई थीं और अपने नितंबों को ऊपर उठाकर हिमचींटी जानवरों की गिनती कर रही थीं। रिया, अलीशा, राधिका, मैंने अभी अभी 61 गिने हैं। तुमने कितने गिने? मैंने 58 गिने। मैंने 32 और 32 गिने। 62। मैंने 60 गिने और गलती से 2 पर पैर पड़ गया। अब 58 बचे हैं। जब दीपिका ने बच्चों की बातें सुनी तो वह हैरान रह गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि बच्चे अंकगणित में इतने कुशल होंगे। छोटी लड़कियों के पीछे आकर दीपिका चुपचाप उन्हें बर्फीली चींटियों की गिनती करते हुए देखती रही। जब छोटी लड़कियों ने अपना काम खत्म किया तभी उसने धीरे से कहा, बच्चों, क्या तुम सब बर्फीली चींटियों की गिनती करके अंकगणित का अभ्यास कर रही हो? जब अनन्या और बाकी लोगों ने देखा कि उनकी माँ यहाँ है तो उन्होंने खुशी खुशी उनके पैरों को गले लगा लिया। उन्होंने अपनी माँ को कुछ दिनों से नहीं देखा था और उन्हें उनकी बहुत याद आ रही थी। ये सही है, ये सही है। हम सिर्फ अंकगणित का अभ्यास करना चाहते हैं। माँ, पिताजी ने हमें एक शक्तिशाली अंकगणित विधि सिखाई। अब हम सभी अंकगणित में बहुत अच्छे हैं। फिर छोटी लड़कियां दीपिका को अपना अंकगणित कौशल दिखाने के लिए दौड़ी। दीपिका ने ध्यान से सुना और महसूस किया कि उनकी अंकगणित की गति बहुत तेज और बहुत सटीक थी। उनकी उम्र में यह वास्तव में बहुत दुर्लभ था। माँ, पिताजी ने कहा कि इसे 10 दर्जन विधि कहा जाता है। क्या ये शक्तिशाली है? अनन्या ने पूछा। दीपिका ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। प्रभावशाली। उसने अपनी आंखें अगोचर रूप से घुमाईं और राजमहरा की ओर देखा जो वहां लेटा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि उसका निष्क्रिय जीवन पूरी तरह से पतनशील नहीं था। 10 दर्जन विधि वास्तव में बच्चों को शिक्षित करने के लिए बहुत उपयुक्त थी। दीपिका ने स्वीकृति के संकेत के साथ थोड़ा सिर हिलाया। वह पलटी और छोटी लड़कियों को प्यार से देखा। मैं इसलिए आई हूं क्योंकि मेरे पास तुम लड़कियों को देने के लिए कुछ अच्छा है। क्या है? छोटी लड़कियों ने अपनी उत्सुक आंखें चौड़ी कर लीं। दीपिका मुस्कुराई। अपने पतले हाथ की एक लहर के साथ उसने एक बर्फ सफ़ेद औषधीय गोली निकाली जो शून्य से अतुलनीय मीठी गंध उत्सर्जित करती थी। यह मेरे द्वारा परिष्कृत कुछ स्वादिष्ट है। ये बहुत स्वादिष्ट है। उसके हाथ में औषधीय गोली कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल थी जिसे उसने व्यक्तिगत रूप से परिष्कृत किया था। ऐसी औषधीय गोली एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग श्रेणी की गोली थी और यह विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयुक्त थी जिन्होंने अभी अभी साधना शुरू की थी या साधना के लिए तैयार थे। इसे खाने के बाद ये किसी के शरीर में सभी 360 छिद्रों को खोलने में मदद कर सकती थी। यह ऊर्जा को दंतियन में इकट्ठा करने के लिए मेरिडियन और रक्तवाहिकाओं को भी मजबूत कर सकती थी। और बच्चों के लिए उसने विशेष रूप से कुछ मीठी जड़ी बूटियां डाली जो बच्चों के स्वाद के अनुकूल थीं। छोटी लड़कियों ने सूंघते हुए प्रशंसा की, ये बहुत सुगंधित और मीठा है। उन्होंने जल्दी से दीपिका के हाथ से एक एक गोली ली। इसे खाने के बाद उन्हें अपने पूरे शरीर में बहुत आराम महसूस हुआ। उनके शरीर से एक गर्म धारा फैल गई। यह न केवल स्वादिष्ट है बल्कि यह बहुत आरामदायक भी है। छोटी लड़कियों ने आनंद के भाव प्रकट किए। फिर राधिका ने कहा, माँ, क्या मैं एक और खा सकती हूँ? दीपिका ने इस बार कुल 5 गोलियां परिष्कृत की। वह मूल रूप से आखिरी गोली बच्चों में बांटना चाहती थी, इसलिए उसने कहा, तो क्या तुम इसे अपनी बहनों के साथ बांटना चाहोगी? अनन्या, रिया और अलीशा ने जल्दी से कहा, माँ, राधिका को ये पसंद है, इसलिए आखिरी गोली उसे दे दो। दीपिका राहत की मुस्कान के साथ खुद को रोक नहीं पाई जब उसने देखा कि उसकी बेटियां कितनी उदार थीं। ये चारों बेटियां बचपन से ही एक दूसरे के बहुत करीब और प्यार करने वाली थीं।
एक माँ के रूप में वह बहुत खुश थी। फिर राधिका ने आखिरी क्षण में कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपना सिर झुकाया और इसके बारे में सोचने से पहले कहा, माँ क्या तुम इसे खाना चाहती हो? दीपिका ने अपना सिर हिलाया। मैं इसे नहीं खाऊंगी। तो डैडी को इसे खाने दो। राधिका को लगा कि चूंकि उसके पिता उसके साथ इतने अच्छे हैं, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उनके साथ अच्छी चीजें बांटनी चाहिए। दीपिका की आंखें चमक उठीं। ये कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल राज मेहरा जैसे किसी व्यक्ति के लिए भी बहुत उपयुक्त थी, जिसके पास कोई साधना नहीं थी। और अगर उसकी बेटी राज मेहरा को गोली देती तो वह निश्चित रूप से मना नहीं करता। यह उसे व्यक्तिगत रूप से देने से कई गुना बेहतर था। जरूर, दीपिका के चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन वह अंदर से बहुत खुश थी। राधिका ने अनजाने में उसकी मदद की थी। राधिका ने फिर कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल राज मेहरा को भेजी। पिताजी, यह आपके लिए है। तायान पिल स्क्रॉल के साथ राज मेहरा ने एक नज़र में पहचान लिया कि ये दीपिका द्वारा संशोधित कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल थी। वह स्वाभाविक रूप से इस औषधीय गोली के प्रभावों को जानता था। चूंकि उसके पास पहले से ही महान संत क्षेत्र की साधना थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इस औषधीय गोली को खुद पर बर्बाद नहीं करेगा। इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और प्यार से कहा, पिताजी को बहुत मीठी चीजें खाना पसंद नहीं है। तुम लोगों को इसे खाना चाहिए। नहीं नहीं, मैं चाहती हूं कि पिताजी इसे खाएं। राधिका ने अपना सिर हिलाया और राज मेहरा की बाहों में चढ़ गई। दीपिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अपनी बेटी के आग्रह के कारण राज मेहरा के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। राज मेहरा को छोटी लड़की ने एक कोने में धकेल दिया और केवल इतना ही कह सका, तो चलो पत्थर कागज कैंची खेलते हैं और जो हारेगा वह इसे खाएगा। ठीक है। राज मेहरा ने छोटी सी प्यारी से निपटने के लिए बचकाना तरीका अपनाया। आखिरकार यह एक स्वर्ग श्रेणी की औषधीय गोली थी। वह इसे ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकता था। इसे अपनी बेटियों को देना सबसे अच्छा विकल्प था। ये सुनकर राधिका में लड़ने की भावना भर गई। ठीक है, चलो प्रतिस्पर्धा करते हैं। छोटी लड़की हर दिन राक्षस जानवरों के एक समूह के साथ पत्थर कागज कैंची खेलती थी। उसे लगा कि वह बहुत प्रभावशाली है। तो चलो शुरू करते हैं। पत्थर कैंची कागज। राज मेहरा ने ठहाका लगाया। पिताजी जीत गए। उनकी साधना के स्तर के साथ छोटी लड़की के खिलाफ जीतना बहुत आसान होगा। आटिल्डर, राधिका ने असहाय होकर आह भरी। उसके पिता बहुत शक्तिशाली थे। वह उनसे बिल्कुल भी तुलना नहीं कर सकती थी। राज मेहरा ने अपने हाथ में कंडेंसिंग जेड फ्रूट पिल पकड़ी और अपनी बेटियों के लिए इसे 4 भागों में विभाजित किया। बच्चों, इसे ले लो। दीपिका ने अपनी बेटियों को औषधीय गोली खाते हुए देखा। दीपिका के चेहरे पर मुस्कान तुरंत गायब हो गई। अध्याय 112। मेरी बेटी भी ऐसा नहीं कर सकती। उसे साधना के मार्ग पर चलने देना इतना कठिन क्यों है? दीपिका असहाय महसूस कर रही थी। वह राज मेहरा से निपट नहीं पा रही थी। ये सुनकर वह सचमुच अवाक रह गई। दूसरी बार सोचने पर वह एक दोहरी साधक थी और महान संत क्षेत्र में कदम रखने वाली थी। राज मेहरा पर कोई प्रगति करने के लिए जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह जितनी अधिक चिंतित दिखाई देती, उतना ही वह विरोध करता। इसे धीरे धीरे करना बेहतर था। अभी भी समय था। जब उसने ये सोचा तो उसका मूड तुरंत ठीक हो गया। वह आगे बढ़ी और राज मेहरा को शांति से देखा। मैंने आज मिस्टिक आइस पैलेस में एक उत्सव पार्टी रखी है। आप और बच्चे मेरे साथ भोज में शामिल हो सकते हैं। भोज समाप्त होने के बाद थोड़ी देर के लिए मिस्टिक आइस पैलेस में रुकें और बच्चों को ओपेरा देखने के लिए ले जाएं। राज मेहरा ने सहजता से सिर हिलाया। ठीक है। जब उन्होंने सुना कि राज मेहरा उन्हें मिस्टिक आइस पैलेस ले जाने वाले हैं, तो छोटी लड़कियां उत्साहित हो गईं। ये पहली बार है जब डैडी मिस्टिक आइस पैलेस गए हैं। मैं डैडी की गाइड बनना चाहती हूँ। मैं भी। मुझे पता है कि मिस्टिक आइस पैलेस में कई मज़ेदार चीज़ें हैं। तो चलो डैडी के साथ मिलकर गाइड बन जाते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं और निकलते हैं। मैं इंतज़ार नहीं कर सकती। छोटी लड़कियों ने जल्दी से राज मेहरा को ऊपर खींचा और फिर दीपिका को दरवाजे तक खींच लिया। क्रिस्टल पैलेस से बाहर निकलने के बाद दीपिका ने अपना सुंदर हाथ हिलाया और पलक झपकते ही राज मेहरा और बाकी लोगों को मिस्टिक आइस पैलेस ले आई। राज मेहरा ने ऊपर देखा। मिस्टिक आइस पैलेस वाकई असाधारण था। नीले मिस्टिक आइस से बना महल का दरवाज़ा ऊंचा था। ऊपर बादलों और चमकदार रोशनी से भरा हुआ था। महल की असीम दीवार पर अत्यंत सुंदर उड़ते हुए ड्रैगन और जेड फीनिक्स उकेरे गए थे। वे रंगीन और परिष्कृत थे। मिस्टिक आइस पैलेस के ऊपर की जगह में कुछ बर्फ के फीनिक्स भी नाच रहे थे। पेंटिंग में शानदार मिस्टिक आइस गैस फैल रही थी। यह एक कल्पना की तरह लग रहा था। पिताजी, क्या माँ का मिस्टिक आइस पैलेस बड़ा है? रिया ने पूछा। हाँ, राज मेहरा ने थोड़ा सिर हिलाया। दीपिका ने राज मेहरा की ओर देखा। मिस्टिक आइस पैलेस ने उत्तरी मिस्टिक स्वर्ग की चरमशाही शक्ति को इकट्ठा किया। कोई भी व्यक्ति जो सत्ता की थोड़ी सी भी इच्छा रखता है, वह यहाँ के वातावरण से प्रभावित होगा। उसे उम्मीद थी कि जब वह इस बार राज मेहरा को यहाँ भोजन करने के लिए लाएगी, तो वह राज मेहरा की महत्वाकांक्षा को भी उत्तेजित करेगी। चलो चलते हैं, उसने शांति से कहा और राज मेहरा और उसकी बेटियों को महल में ले आए। जल्द ही वे मिस्टिक आइस पैलेस के मुख्य हॉल में पहुंच गए। विशाल महल में दोनों तरफ पहले से ही विभिन्न शाही परिवार, नागरिक अधिकारी और सेनापति मौजूद थे।
सबसे ऊंचे मंच पर बर्फ की आभा और अमर क्यूई से घिरा आइस फीनिक्स दिव्य सिंहासन था। राज मेहरा और दीपिका को हॉल में आते देख सभी खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। नमस्कार महारानी, नमस्कार पत्नी, नमस्कार राजकुमारियों। दीपिका ने अपना सुंदर हाथ उठाया। आचरण पर खड़े मत रहो। ये कहने के बाद वह राज मेहरा और उसकी बेटियों को आइस फीनिक्स दिव्य सिंहासन पर ले आए। 6 लोगों का परिवार एक पंक्ति में बैठा था। पुरुष सुंदर था, महिला सुंदर थी और बच्चे प्यारे थे। ये वास्तव में सभी की आंखों के लिए एक दावत थी। दीपिका के आदेश के तहत जश्न की पार्टी आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। दीपिका ने देखा कि राज मेहरा अपनी बेटियों के लिए खाना ले जा रहे थे या उनके मुंह पहुंच रहे थे। दीपिका उनके कोमल और देखभाल करने वाले भाव से थोड़ा भावुक हो गई। तो जब पुरुष देखभाल करते हैं तो वे कितने भावुक होते हैं। दीपिका को एहसास नहीं हुआ कि उसके मुंह के कोने पहले से ही थोड़े सिकुड़ चुके थे। जब वह अपने होश में आई तो रईसों और मंत्रियों ने अपने वाइन ग्लास पकड़े और उसे टोस्ट करने के लिए आगे आए। बेशक क्योंकि दीपिका ने शराब नहीं पी थी, इसलिए टोस्ट का उनका मुख्य लक्ष्य राज मेहरा था। ये देखकर कि राज मेहरा ने पीने से इनकार नहीं किया, दीपिका ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। अगर कोई इंसान इस तरह से पीता है तो यह उसके लीवर को नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए उसने अपना गोरा हाथ उठाया और हल्के से खांसने के लिए अपना मुंह ढक लिया। रईसों और मंत्रियों ने तुरंत दीपिका के भाव को नोटिस किया। एक गिलास पीने के बाद वे अपनी सीटों पर वापस जाने की पहल करते हैं और राज मेहरा को और अधिक पीने के लिए मनाने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि उन्होंने सुना था कि राज मेहरा शराब पीने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा था कि महारानी को स्पष्ट रूप से डर था कि कंसोर्ट बहुत अधिक पी लेंगे और उनके शरीर को नुकसान पहुंचाएंगे। प्रजा होने के नाते वे स्वाभाविक रूप से महारानी को चिंता में डालने की हिम्मत नहीं करते थे। साथ ही हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आहें भर रहा था। हालांकि महारानी दबंग और ठंडी थी, लेकिन वह कॉन्सर्ट के बारे में बहुत चिंतित थी। ये जोड़ा वास्तव में बहुत प्यार करने वाला था। जश्न की पार्टी खत्म होने के बाद राज मेहरा दीपिका के साथ खड़े हुए और बच्चों को शो देखने के लिए हरम में थिएटर में ले गए। रास्ते में टीना, सोनू और अन्य शाही परिवार के शिष्य एकत्र हुए। चचेरी बहन, टीना ने दीपिका का विनम्रता से अभिवादन किया। दीपिका ने टीना को मापा और धीरे से कहा, तुम्हारी साधना का स्तर 1 महीने पहले की तुलना में बहुत उन्नत हो गया है। टीना शर्म से मुस्कुराए, मैंने थोड़ा सुधार किया है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे बहुत कमतर हूँ चचेरी बहन। उसने सोचा कि उसके चचेरे भाई ने परम आरंभ पवित्र भूमि में उसके मूल्यांकन के बारे में सुना होगा, इसलिए उसने विशेष रूप से उसके साधना स्तर पर ध्यान दिया। हालांकि वह अपने चचेरे भाई के मार्गदर्शन में तलवार दाव के तीसरे स्तर तक पहुंच गई थी, लेकिन अपने चचेरे भाई की तुलना में वह अभी भी बहुत कमतर थी। इसलिए दीपिका द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद वह थोड़ी शर्मीली महसूस कर रही थी। दीपिका मुस्कुराए। टीना शाही परिवार के वंशजों में सबसे प्रतिभाशाली थी और वह कुछ हद तक वैसी ही थी जैसी वह पहले थी। संभवतः उसने तलवार दाव मूल्यांकन के लिए भी कड़ी मेहनत की थी, इसलिए उसने बहुत प्रगति की थी। टीना ने फिर राज मेहरा से कहा, चचेरे भाई हाओयू और अन्य जूनियर तलवार दाव मीट में भाग लेने के लिए स्वर्गीय तलवार पर्वत पर जा रहे हैं। क्या आप अनन्या और अन्य को भी साथ लाना चाहते हैं? हाँ, राज मेहरा को लगा कि अनन्या और अन्य की तलवारबाजी पहले से ही बहुत अच्छी थी। तलवार की साधना के लिए युद्ध के माध्यम से अनुभव जमा हुआ था। तलवार दाव मीट जैसे अवसर पर विशेषज्ञों के साथ लड़ना उनकी बेटियों के लिए तलवार दाव को शांत करने के लिए बहुत उपयुक्त था। दीपिका ने चुपचाप सिर हिलाया। तलवार दाव की खेती करने के लिए वास्तव में अनुभव प्राप्त करने और ताकत बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में लड़ाइयों की आवश्यकता होती है, और उसने बच्चों को जो स्काईलाइट तलवार तकनीक सिखाई उसके लिए उन्हें सभी प्रकार के शीर्ष विशेषज्ञों से लड़ना पड़ा। इस बार जूनियर तलवार दाव मीट वास्तव में बच्चों को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा अवसर था। इसके अलावा बच्चों ने पिछली बार भी कहा था कि राज मेहरा उन्हें खेती करने के लिए आग्रह कर रहे थे, इसलिए उसे लगा कि बच्चे बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। इसके साथ ही उनका समूह मंच पर आ गया। राज मेहरा और दीपिका सामने की पंक्ति के बीच में बैठे थे। उन दोनों ने 2 छोटी लड़कियों को अपनी बाहों में उठा रखा था। बीच में कई बेहतरीन फलों की प्लेटें और स्नैक्स रखे हुए थे। ओपेरा बहुत दिलचस्प था और इसने राज मेहरा और बच्चों का मनोरंजन किया। दीपिका ने अपना संयम बनाए रखा और एक शांत महारानी की तरह दिखी। उनके पीछे खड़े कुलीनों और मंत्रियों के समूह ने जोर से हंसने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वे महारानी को नाराज कर देंगे। इसलिए पूरे थिएटर में समय समय पर केवल राज मेहरा और बच्चों की हंसी ही सुनाई दे रही थी। किसी को भी यह अनुचित नहीं लगा। इसके बजाय उन्हें लगा कि राज मेहरा स्वभाव से लापरवाह हैं और यह महारानी के अलग और दबंग स्वभाव को पूरी तरह से पूरक करता है। जैसे जैसे प्रदर्शन आगे बढ़ा, छोटी लड़कियां फिर से राज मेहरा और दीपिका की बाहों में घुसने लगीं और उन्हें खिलाने के लिए कहने लगीं, पिताजी मुझे बाजरे की खली खाने को चाहिए, माँ मुझे भी बाजरे की खली खाने को चाहिए। राज मेहरा और दीपिका को स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों की मांग तुरंत पूरी करनी पड़ी। दीपिका ने शालीनता से हाथ बढ़ाया और बाजरे की खली का एक टुकड़ा चुटकी में लिया। जैसे ही वह अपना हाथ ऊपर उठाने वाली थी, उसने महसूस किया कि उसके हाथ के पीछे एक शक्तिशाली हाथ दबा रहा है। राज मेहरा बाजरे की टिकिया लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए रिया के साथ खेल रहा था।
अप्रत्याशित रूप से उसकी हथेली ने रुई जैसी मुलायम चीज की एक गेंद को पकड़ लिया। वह पलटा और देखा कि वह एक छोटा सा हाथ पकड़े हुए था जो जैद की तरह सुंदर और बादल की तरह मुलायम था। उसने ऊपर देखा और दीपिका की गहरी आंखें उसे घूर रही थीं। अध्याय 113। राजमेहरा मुस्कुराया और अपना हाथ वापस खींच लिया। पहले तुम जा सकते हो। उसने दीपिका के गोरे हाथ पर नजर डाली। राजमेहरा ने भावुक होकर आह भरी। दीपिका के हाथ में वाकई एक अवर्णनीय सुंदरता थी। वे ऐसी उंगलियां थीं जिन्हें निर्माता ने सावधानीपूर्वक तराशा था। उसकी उंगलियां पतली, सुंदर और गोरी थीं। मंद रोशनी में भी उसकी उंगलियां क्रिस्टलीय शुद्ध जैद की तरह थीं जो चमकदार सफेद रोशनी से चमक रही थीं। राजमेहरा के हाथ में जो एहसास था वह अविस्मरणीय था। ऐसा लग रहा था मानो उस पर मोती के चूर्ण की एक परत चढ़ी हुई थी जो चिकनी और मुलायम थी। दीपिका ने देखा कि राजमेहरा की नज़र उसके हाथ पर पड़ी और वह थोड़ा सख्त हो गई। उसके हाव भाव नहीं बदले, लेकिन उसने महसूस किया कि उसके गाल गर्म हो रहे हैं। तो एक पुरुष और एक महिला का हाथ थामना कैसा लगता है? दीपिका की आंखों में एक अजीब सा भाव था। हालांकि यह वास्तव में किसी का हाथ थामना नहीं था, लेकिन उसने कभी इस तरह के शारीरिक संपर्क का अनुभव नहीं किया था। सौभाग्य से वह महारानी थी और उसका धैर्य बहुत शक्तिशाली था, इसलिए राजमेहरा को कोई शर्मिंदगी नहीं दिखी। इस अनजाने स्पर्श के बाद दीपिका ने ध्यान दिया और राजमेहरा से कुछ भी नहीं छीना। इस ओपेरा को देखने के बाद उन दोनों ने फिर से एक दूसरे को नहीं छुआ। ओपेरा समाप्त होने के बाद, हालांकि वह जानती थी कि टीना, जो अर्ध सम्राट दायरे में थी, बच्चों के साथ थी, दीपिका ने फिर भी अनन्या और अन्य लोगों को प्रतियोगिता में भाग लेते समय सावधान रहने की याद दिलाई। उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना था। बच्चों को सिर हिलाते हुए देखकर वह सरकारी मामलों को संभालने के लिए मिस्टिक आइस पैलेस की ओर चल पड़ी। टीना, सोनू और अन्य लोगों को राजमेहरा के पास ले आए। इस बार जूनियर्स फॉर दाव मीट के दौरान टीना सोनू और अन्य लोगों का नेतृत्व करने के लिए सबसे अच्छी उम्मीदवार बन गई। और क्योंकि राजमेहरा अनन्या और अन्य लोगों को भी साथ लाया था, टीना और बच्चों को एक रीढ़ मिल गई थी। जूनियर्स फॉर दाव मीट ने नॉर्थ मिस्टिक हेवन के साथ साथ पास के क्रिम्सन निम्बस हेवन और डोंग्युआन हेवन से कई युवाओं को इकट्ठा किया है। लेकिन आपके हमारे साथ आने से मुझे विश्वास है कि बच्चे निश्चित रूप से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। टीना को राजमेहरा पर पूरा भरोसा था। स्वॉर दाव में उसके चचेरे भाई की उपलब्धियां उसके चचेरे भाई जैसी ही थीं। वे दोनों अजेय थे। उसके साथ होने से चीजें बेहतर नहीं हो सकती थीं। सोनू और अन्य लोगों का भी यही विचार था। उनके दिलों में राजमेहरा की प्रतिष्ठा बहुत पहले ही उनके अपने पिताओं से कहीं ज्यादा हो चुकी थी। कुछ अनौपचारिक शब्दों के बाद राजमेहरा उनके साथ स्वर्गीय तलवार पर्वत के लिए रवाना हो गए। राजमेहरा और टीना दोनों ने 2 छोटी लड़कियों के साथ एक पेगासस की सवारी की। जहां तक सोनू और अन्य लोगों की बात है, वे दोनों एक पेगासस की सवारी कर रहे थे। रास्ते में टीना के अनुसार स्वर्गीय तलवार पर्वत का स्थान उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के बाहर योएकांग राज्य था। योएकांग राज्य उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग, क्रिम्सन निम्बस स्वर्ग और डोंग्युआन स्वर्ग की सीमा पर स्थित था। यह मूल रूप से एक ऐसा देश था जिसका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालांकि स्वर्गीय तलवार पर्वत, जो तलवार की तरह दिखता था, के कारण दुनिया भर में अनगिनत साधकों द्वारा इसकी तलाश की जाती थी। हर 5 साल में एक बार आयोजित होने वाला तलवार दाव मीट भी स्वर्गीय तलवार पर्वत पर स्थापित किया गया था। लगभग 4 घंटे बाद वे आखिरकार योएकांग राज्य की सीमा से 300 किलोमीटर से अधिक दूर एक स्थान पर पहुंच गए। जूनियर्स फॉर दाव मीट शुरू होने के कारण बहुत से साधक आकाश में उड़ रहे थे। अधिकांश साधक अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे, जो स्पष्ट रूप से इस मीटिंग के प्रतिभागी थे। मदद करो। इस समय मदद के लिए एक पुकार आकाश में गूंजी और सभी के कानों में गूंजी। राजमेहरा ने ऊपर देखा और देखा कि कुछ किलोमीटर दूर एक विशाल लाल पंखों वाला चमगादड़ दानव आकाश में उड़ रहा था। इसके विशाल पंजों ने एक छोटी लड़की को पकड़ लिया और वह दूर भाग गया। राजमेहरा की समझ के अनुसार लाल पंखों वाला चमगादड़ दानव उड़ान में एक शीर्ष विशेषज्ञ था। इसकी गति इतनी तेज थी कि यह एक पल में 5 किलोमीटर तक पहुंच सकता था। इसे बिजली की तरह तेज कहा जा सकता था। जहां तक सामने लाल पंखों वाले चमगादड़ दानव की बात है, तो ये दूसरे चरण का महान राक्षस जानवर लग रहा था, इसलिए इसकी गति और भी तेज थी। लड़की की मदद के लिए पुकार सुनकर 5 किलोमीटर के दायरे में मौजूद साधकों ने अपना ध्यान लाल पंख वाले चमगादड़ दानव पर केंद्रित कर दिया। हम उस लड़की को ले जाने नहीं दे सकते, नहीं तो वह निश्चित रूप से मर जाएगी। चूंकि कई साधक अपने बच्चों को साथ लेकर आए थे और बच्चों के सामने अपनी वीरता दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुरंत कार्रवाई की। कुछ अन्य साधकों ने देखा कि यह एक दूसरे चरण का महान राक्षस जानवर था और वे भी इससे कुछ अच्छा प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भी हमला कर दिया। एक पल के लिए सैकड़ों आत्मा चरण और यहां तक कि वर्चस्व चरण के साधक भी आगे बढ़ गए। ये देखकर छोटी लड़कियों का खून खौल उठा। उन्होंने अपनी छोटी उंगलियां ऊंची उठाईं और आगे की ओर इशारा किया। पिताजी, उस लड़की को भी बचाओ। राजमेहरा ने सिर हिलाया। ठीक है। वह स्वाभाविक रूप से अपनी बेटियों के सामने दिखावा करने का अवसर नहीं चूकता, इसलिए अपनी गोद में छोटी लड़कियों को टीना को सौंपने के बाद उसने अपना असली सार सक्रिय किया और चल पड़ा। एक महान संत का असली सार एक आश्चर्यजनक गति से प्रसारित हुआ।
आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा उबलते ज्वार की तरह उमड़ पड़ी और पागलों की तरह राजमहरा के शरीर में घुस गई। उफ! एक राजसी आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोटित हुई और एक अतुलनीय रूप से भयानक तूफान में बदल गई। पलक झपकते ही राजमहरा 5 किलोमीटर उड़कर सामने के साधकों के बीच से निकल गया। हिस! ये हवा कहाँ से आए? हे भगवान, कौन सा शक्तिशाली व्यक्ति इतना तेज है? ये गति बहुत भयानक है। राजमहरा की शक्तिशाली हवा से 100 से अधिक साधक तितर-बितर हो गए। उनमें से कुछ तो राजमहरा की हवा से उड़ भी गए क्योंकि उनकी साधना का स्तर बहुत कम था। वे कुछ बार चक्कर खाकर लड़खड़ाए और लगभग वहीं उल्टी कर दी। राजमहरा की बिजली जैसी गति देखकर टीना, छोटी लड़की और बाकी सभी दंग रह गए। वाह, इतनी तेज! जैसे ही सभी लोग चिल्ला रहे थे, राजमहरा लाल पंख वाले चमगादड़ दानव के सामने रुक गया। लाल पंख वाले चमगादड़ दानव को स्पष्ट रूप से उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे रोक पाएगा। वह चौंक गया और लड़की को छोड़कर भागने लगा। तुम्हें लगता है कि तुम बच सकती हो? राजमहरा ने लड़की को अपने बाएं हाथ से पकड़ा और बिजली की गति से लाल पंख वाले चमगादड़ दानव के सामने पहुंचा। उसने अपने दाहिने हाथ से मुक्का मारा। धमाका! महान संत क्षेत्र की साधना के साथ, भले ही वह नंगे हाथों से हो, दूसरे चरण के महान राक्षस जानवर से निपटना आसान था। इस मुक्का के नीचे लाल पंखों वाले चमगादड़ दानव की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और वह चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसने एक ही मुक्का से दूसरे चरण के महान दानव जानवर को चकनाचूर कर दिया। ये युवा गुरु बस अजेय है। राजमहरा के मुक्के से कई साधक इतने हैरान हो गए कि वे नीचे जाकर लाल पंखों वाले चमगादड़ दानव को लूटना भी भूल गए। इसके अलावा राजमहरा और अनन्या और अन्य लोगों की उपस्थिति को ध्यान से देखने के बाद वे एक साहसिक अनुमान लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। इस युवा गुरु की आभा अद्वितीय है। क्या वह उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग का साथी हो सकता है? उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग तलवार संप्रदाय के एक संप्रदाय गुरु ने तुरंत कहा, मैं भाग्यशाली था कि मैंने परम आरंभ पवित्र भूमि में साथी का चेहरा देखा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वह साथी है। जब उन्होंने ये कहा तो भीड़ ने तुरंत जयकारे लगाए। क्रिम्सन निम्बस हेवन और डोंग्युआन हेवन से सभी ने बार बार सिर हिलाया। यह अफवाह थी कि महारानी मिस्टिक आइस की 4 बेटियां थीं और वे चौगुनी थीं। नौस्वर्ग अमर क्षेत्र में नंबर 1 सुंदरता के रूप में उसके आदमी के पास स्वाभाविक रूप से एक असाधारण आभा थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना तेज और शक्तिशाली है। तो वह महारानी मिस्टिक आइस का पति है। जब सभी ने इस बारे में सोचा तो उन्हें राजमहरा की असाधारण हरकतें समझ में आ गईं। राजमहरा के सामने अपना चेहरा दिखाने के लिए मौजूद कई साधक जल्दी से झुकने और एक एक करके अपना नाम बताने के लिए आगे बढ़े। राजमहरा ने केवल विनम्रता से उनका जवाब दिया। वह स्वाभाविक रूप से उनके नाम याद रखने की जहमत नहीं उठा सकता था। उतरने के बाद उसने लड़की को छोड़ दिया और उसे जमीन पर फेंक दिया। छोटी लड़की अनिका उसे विस्मय में देखती रही और जल्दी से घुटनों के बल झुक गई। मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। कंसोर्ट अध्याय 114। टीना बच्चों के साथ उतरी। चचेरी बहन, तुम्हारा मुक्का वाकई बहुत शक्तिशाली था। टीना ने प्रशंसा के साथ कहा। ये सही है, ये सही है। डैडी ने एक मुक्का मारकर इतने बड़े राक्षस को उड़ा दिया। वह वाकई बहुत शक्तिशाली है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डैडी की तरह ही मजबूत बनना चाहती हूँ। छोटी लड़कियां भी राजमहरा के मुक्के से चौंक गईं। राधिका ने राजमहरा की नकल करने के लिए अपनी छोटी मुट्ठियां भी उठाईं। अनन्या ने अपना सिर हिलाया। राधिका, डैडी हमेशा हमारी रक्षा करेंगे। अगर हमारे पास उनके जैसी ही ताकत है तो वे हमारी रक्षा कैसे कर सकते हैं? राधिका ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और लंबे समय तक सोचने के लिए अपना सिर झुकाया। ये समझ में आता है। तो बेहतर होगा कि मेरे पास ऐसी ताकत न हो। इसके साथ ही छोटी लड़की ने राजमहरा के पैर को गले लगाया और बिल्ली के बच्चे की तरह उस पर रगड़ने लगी। राजमहरा जोर से हंसा और उसके छोटे से सिर को प्यार से रगड़ा। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वह फिर से चलने के लिए तैयार हो गया। तुम क्या उठा रही हो? उनके जाने से पहले अनन्या और बाकी लोगों ने देखा कि अनिका जमीन पर लेटी हुई है और चीजें उठा रही है। वे चीजें लकड़ी की बनी हुई लग रही थीं। वे गोलाकार और काले रंग की थीं और उन्होंने छोटी लड़कियों का ध्यान आकर्षित किया। अनिका ने कहा, इसे ब्लैक असेंशन फ्रूट कहा जाता है। यह आंतरिक चोटों के लिए एक औषधीय जड़ी बूटी है। राजमहरा ने देखा कि उसने केवल फल उठाया और उसके नीचे की पत्तियों को फेंक दिया, इसलिए उसने कहा, वास्तव में केवल ब्लैक असेंशन फ्रूट को कुचलने और पत्तियों के साथ खाने से ही आंतरिक चोटों का इलाज हो सकता है। हालांकि इस औषधीय जड़ी बूटी के औषधीय गुण सीमित हैं। ये केवल सामान्य आंतरिक चोटों पर ही प्रभावी है और थोड़ी गंभीर चोटों के लिए प्रभाव इतना स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इतना कुछ इसलिए कहा क्योंकि वे अपनी बेटियों को ब्लैक असेंशन फ्रूट के औषधीय महत्व को पूरी तरह से समझाना चाहते थे। जब अनिका ने यह सुना तो उसकी नम आंखें प्रशंसा से भर गईं। जैसा कि उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग के साथी से उम्मीद थी, न केवल उनकी ताकत भयानक थी बल्कि उनका ज्ञान भी असाधारण था। ये सोचते हुए अनिका ने जल्दी से कहा, साथी जानकार है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्लैक असेंशन फ्रूट के बारे में समझने के लिए इतना कुछ होगा। टीना ने अनिका को ध्यान से देखा। मिस, ऐसा नहीं लगता कि आपको अंदरूनी चोटें लगी हैं। क्या ये दवा दूसरों के लिए हो सकती है? अनिका ने सिर हिलाया और एक उदास भाव प्रकट किया। मैंने ये जड़ी बूटियां अपने भाई के लिए चुनी हैं।
अनन्या ने सहानुभूति के साथ कहा, इतनी सारी दवाइयों के साथ आपके भाई को गंभीर चोट लगी होगी। ये सही है टिल्ड। अनिका ने आंखों में आंसू भरकर सिर हिलाया। लेकिन वह मेरे लिए हर तरह की चोटें सहता रहा है। आज भी वह बाहर के राक्षसों से युद्ध लड़ रहा है। युद्ध? अनन्या और बाकी लोगों के चेहरे पर हैरानी के भाव थे। अनिका ने आह भरी। सच बताऊं तो मेरा नाम अनिका है और मेरा भाई आर्यन है। वह कभी देवगढ़ का युवराज था और अभी 1 महीने पहले ही राजा ने उसे युवराज के पद से हटा दिया और मुझे महल से बाहर निकाल दिया। हालांकि मेरे भाई को राक्षसों से लड़ने और देवगढ़ की शांति की रक्षा करने के लिए बहुत पहले ही भेज दिया गया था। मुझे लगा था कि इस बार जब वह वापस आएगा तो उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए मैं अकेले ही विदेश चली गई और सैकड़ों किलोमीटर दूर पहाड़ों पर उसके लिए जड़ी बूटियां चुनने आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि अचानक लाल पंखों वाले चमगादड़ दानव से सामना हो जाएगा। टीना ने अनिका की बातों का ध्यान से विश्लेषण किया और कहा, ऐसा लगता है कि तुम और आर्यन राजा के शाही बच्चे नहीं हो, है न? अनिका ने लाल आंखों से सिर हिलाया। मेरा भाई और मैं राजा और महल की एक दासी से पैदा हुए हैं। हम वैद्य नहीं हैं। अगर मेरे भाई की असाधारण प्रतिभा 12 साल पहले नहीं खोजी गई होती तो उसे युवराज के रूप में नियुक्त नहीं किया जाता। टीना ने कहा, दूसरे शब्दों में हाल ही में देवगढ़ के शाही परिवार में एक नई प्रतिभा प्रकट हुई है, इसलिए उसने आपके भाई की जगह ले ली। 10 अनिका ने सिर हिलाया। उसने मन ही मन सोचा कि टीना वास्तव में कॉन्सर्ट के अलावा कोई और है। वह न केवल सुंदर थी बल्कि बुद्धिमान भी थी। कितना दयनीय है। जब उन्होंने सोचा कि कैसे अनिका को उसके पिता ने महल से बाहर निकाल दिया था तो छोटी लड़कियों को सहानुभूति महसूस हुई। इस समय एक युवती घबराहट में अपने घोड़े पर सवार होकर अनिका के पास आए। वह घोड़े से कूद गई और घबराई हुई अनिका के पास बैठ गई। राजकुमारी, युवराज वापस आ गया है। जब उसने सुना कि उसे पदच्युत कर दिया गया है तो वह महल में भाग गया। मैंने सुना है कि नया युवराज उससे निपटने की तैयारी कर रहा है। आज का मामला शायद तूल पकड़ लेगा। जाकर देख लो। ये कहते हुए वह महिला जल्दी से पलटी और चली गई। अनिका ने पहचान लिया कि जो व्यक्ति आया था वह उसकी पूर्व नौकरानी ऋतिका थी और ऋतिका ने यह खबर फैलाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाली होगी। इससे ये देखा जा सकता था कि उसका भाई आर्यन निश्चित रूप से खतरे में था। जब उसने सोचा कि नया युवराज जयदेव कितना निर्दयी व्यक्ति है तो अनिका को तुरंत इतनी चिंता हुई कि वह फूट फूट कर रोने लगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मेरे पिता से कह सकती हो, अनन्या ने दिलासा दिया। रिया ने सिर हिलाया। ये सही है, मेरे पिता सर्वशक्तिमान हैं। अनिका ने राजमहरा की ओर देखा और एक पल के लिए विचार किया। उसने हिम्मत जुटाई और राजमहरा को सौंपने से पहले एक रक्तलाल जैद निकाला। पत्नी, ये कीमती जैद मेरी एकमात्र मूल्यवान चीज है। हालांकि तुम्हारे पास खजाने की कमी नहीं है, कृपया इसे स्वीकार करो और मेरे भाई को बचाओ। राजमहरा ने उसे शांति से देखा। चूंकि तुम जानती हो कि मेरे पास इसकी कमी नहीं है, इसलिए तुम्हें यह भी जान लेना चाहिए कि मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा। चूंकि उसकी बेटियों ने ऐसा कहा था, इसलिए राजमहरा स्वाभाविक रूप से कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा स्वर्गीय तलवार पर्वत देवगढ़ राज्य में था। अनिका की मदद करना आसान था। हाँ, अनिका की अभिव्यक्ति तनावपूर्ण हो गई। जैसा कि अपेक्षित था, पत्नी को ये कीमती जैद पसंद नहीं आया। वह भी उसे कुछ देने के लिए बहुत उत्सुक थी, लेकिन वह नहीं जानती थी कि ऐसा करना पहले से ही कॉन्सर्ट के लिए असभ्य था। चलो चलते हैं। राजमहरा ने फिर टीना की ओर देखा। वे दोनों बच्चों को लेकर आए और पेगासस की सवारी जारी रखी। अनिका ने उत्साह से राजमहरा की ओर देखा। कॉन्सर्ट एक शक्तिशाली व्यक्ति था। जब तक वह कार्रवाई करता, उसके भाई को बचाना केवल शब्दों का मामला होता। वह जल्दी से खड़ी हुई और एक दयालु साधक से एक राक्षस जानवर उधार लिया और जल्दी से राजमहरा और दूसरों के पीछे चली गई। देवगढ़ राज्य, शाही महल। राजा करणदेव और नए युवराज जयदेव सेनापति कृणाल के साथ हॉल में इकट्ठे हुए थे। जयदेव करणदेव का वैध पुत्र था। जब से आर्यन को युवराज नियुक्त किया गया था, तब से वह अपने गुस्से को दबा रहा था। अब जब आर्यन को पदच्युत कर दिया गया था और उसे युवराज बना दिया गया था, तो वह खुश होने से खुद को रोक नहीं पाया। हालांकि वह हमेशा से ही करणदेव के कामों से नफरत करता था, लेकिन करणदेव का गुट अब भी बहुत शक्तिशाली था। उसे अभी भी सतही तौर पर उनकी चापलूसी करनी थी और धीरे धीरे अपने गुट को गुप्त रूप से पोषित करना था। पिताजी, मैंने सुना है कि आर्यन आज युद्ध के मैदान से लौटेगा, जयदेव ने सिकुड़ी आंखों से कहा। ये सबसे अच्छा होगा अगर वह नाजायज बेटा युद्ध के मैदान में मर जाए। करणदेव की मूंछें कांप उठीं। इससे पहले अगर उसकी प्रतिभा न होती तो मैं उसे और उस बहन के बोझ को कब का महल से बाहर फेंक देता। हालांकि आर्यन और अनिका उसके जैविक बच्चे थे, लेकिन एक राजा के रूप में एक महल की नौकरानी के साथ उसके बच्चे उसके ध्यान के योग्य नहीं थे, क्योंकि वह नशे में था। जयदेव के मुंह के कोने थोड़े सिकुड़ गए। ठीक है, मैंने सुना है कि उनके जन्म के कारण आपको बहुत आलोचना भी सहनी पड़ी पिताजी। मेरे ख्याल से उन्हें देवगढ़ से हमेशा के लिए गायब कर देने से ही दुनिया चुप हो जाएगी। करणदेव ने कोई टिप्पणी नहीं की। हालांकि जयदेव जानता था कि उसके भी ऐसे ही विचार हैं। इस समय बाहर से एक क्रोधित आवाज सुनाई दी। पिताजी, कोई बात नहीं, अनिका और मैं आपके जैविक बच्चे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने क्रूर होंगे।
आर्यन कवच पहने हुए जानलेवा और क्रोधित भाव के साथ हॉल में भागा। अध्याय 115। करणदेव ने आर्यन की ओर देखा और तिरस्कारपूर्वक कहा, तुम सिर्फ लापरवाही के एक पल से पैदा हुए कमीने हो। मैंने तुम्हें 10 साल से ज्यादा समय तक महल में एक अच्छी जिंदगी जीने दिया है। मैंने तुम लोगों को काफी मुआवजा दिया है। कमीने। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसके शरीर से एक खतरनाक हत्या की भावना फूट पड़ी। ये देखकर कृणाल गुस्से से डांटने से खुद को नहीं रोक सका। आर्यन, क्या तुम महामहिम पर हमला करना चाहते हो? स्विश स्विश स्विश। उसके बोलने के बाद बगल से 10 से ज्यादा आंतरिक रक्षक चमक उठे और अपने हाथों में हथियार लेकर आर्यन पर हमला कर दिया। आर्यन दहाड़ा। उसने अपने शरीर में मौजूद असली सार को सक्रिय किया और इन रक्षकों को भोजन पर झपटने वाले एक क्रूर बाघ की तरह अपंग कर दिया। तुम मुझ पर हमला करके मौत को दावत दे रहे हो, कृणाल चिल्लाया। जयदेव के मुंह के कोने सिकुड़ गए। आर्यन ने अपने पिता के सामने आंतरिक रक्षकों को घायल करने की हिम्मत की। यह एक विश्वासघाती अपराध था। वह मौत को दावत दे रहा था। कमीने। करणदेव ने ड्रैगन कुर्सी पटक दी और खड़ा हो गया। मैं तुम्हारे बारे में गलत नहीं था। तुम एक विद्रोही जानवर हो। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और क्रूरता से कहा, तुमने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। तुमने राक्षसों पर हमला करने और युएकांग की शांति की रक्षा करने के लिए मेरा इस्तेमाल किया। फिर तुमने मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे राजकुमार के पद से हटा दिया। मैं ये सब कैसे सह सकता हूँ? लेकिन तुमने मेरी बहन को क्यों भगा दिया और उसके इलाज की एकमात्र उम्मीद को क्यों खत्म कर दिया? उसकी बहन अनिका उसके जीवन की सबसे बड़ी चिंता थी। दूसरी ओर अनिका एक भयानक लाइलाज बीमारी के साथ पैदा हुई थी। सतह पर इस घातक बीमारी के बारे में कुछ भी असामान्य नहीं था। हालांकि जैसे जैसे वह बड़ी होती गई उसकी धड़कन धीरे धीरे कम होती गई और फिर रुक गई। इसके अलावा अनिका का दिल पहले ही रुक चुका था। शाही चिकित्सक के निदान के अनुसार वह पहले से ही बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच चुकी थी। जब तक उसकी धड़कन फिर से बंद नहीं हो जाती वह निश्चित रूप से मर जाएगी। महल में अनिका को सबसे अच्छा इलाज मिलने और जीवित रहने देने के लिए उसका लक्ष्य अपनी स्थिति को स्थिर करना और अपनी बहन को सुरक्षा देना था। अप्रत्याशित रूप से इस बार विजयी होकर लौटने से पहले राजकुमार के रूप में उसका पद हटा दिया गया था और उसकी बहन को महल से बाहर निकाल दिया गया था। मैं महल में कचरा नहीं रहने दूंगा, करणदेव ने दृढ़ता से उत्तर दिया। कचरा? आर्यन ने गुस्से से जयदेव की ओर इशारा किया। जियाओ कबीले के शाही परिवार ने शुरू से ही ताकतवर का सम्मान किया है। सम्राट का पद हमेशा सबसे ताकतवर के पास रहा है। अगर तुम मुझे पदच्युत कर दो और जयदेव को युवराज बना दो तो क्या वह मुझसे ज्यादा शक्तिशाली होगा? जयदेव गर्व से मुस्कुराया। तुम क्या सोचते हो? कृणाल ने व्यंग्य किया। युवराज ही चुना हुआ है, तुम्हें उससे अपनी तुलना करने का क्या अधिकार है? चुना हुआ? आर्यन दंग रह गया। तथाकथित चुने हुए वे लोग थे जो युवावस्था में साधारण और अदृश्य थे लेकिन अचानक रातों रात जाग उठे और बेहद प्रतिभाशाली हो गए। ऐसे लोगों को स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त था। न केवल उनकी साधना गति अद्वितीय थी बल्कि उन्हें सभी प्रकार की अकल्पनीय भाग्यशाली मुठभेड़ें भी प्राप्त होती थीं। सीधे शब्दों में कहें तो वे दुनिया के कुलीन और प्रतिभाशाली लोग थे। मैं समझ गया। आर्यन समझ गया। ये किसी व्यक्ति से छुटकारा पाने का एक क्लासिक मामला था जब वह अपना उद्देश्य पूरा कर चुका था। उसे राजा करणदेव ने पूरी तरह से त्याग दिया था। करणदेव ने बिना किसी दया के कहा, चूंकि तुम जानते हो कि तुम बेकार हो, भाग जाओ। मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूँ। एक दिन के भीतर युएकांग छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें बिना दया के मार डालूंगा। आर्यन ने सुना और एक पल के लिए चुप रहा, फिर ऊपर देखा और बोला, जियाओ कबीले के शाही परिवार का एक पैतृक नियम है, सभी योग्य शाही वंशज राजकुमार को चुनौती दे सकते हैं। अब मैं जयदेव को चुनौती देना चाहता हूँ। तुम सच में अपनी सीमाएं नहीं जानते। जयदेव के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। चूंकि तुम खुद को अपमानित करने पर जोर देते हो इसलिए मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। करणदेव और कृणाल ने मजाकिया मुस्कान दिखाए। जयदेव ही सच्चा चुना हुआ व्यक्ति था। न केवल उसकी साधना रातों रात आध्यात्मिक अवस्था तक पहुंच गई थी बल्कि उसने दुर्लभ प्राचीन उजाड़ पवित्र शरीर भी प्राप्त कर लिया था। आर्यन के लिए उसके पास आध्यात्मिक अवस्था पर होने के अलावा घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं था। वह जियो के सामने बस एक कमजोर मुर्गा था। वह जयदेव को चुनौती देना चाहता था। वह मौत को दावत दे रहा था। आर्यन ने उनके उपहास को अनदेखा किया और दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, फिर शाही अखाड़े में मिलते हैं। युकांग से 50,000 किलोमीटर दूर आसमान में एक सुनहरी रोशनी बिना रुके चमक रही थी। पलक झपकते ही ये सुनहरी रोशनी असाधारण गति से हजारों किलोमीटर दूर तक चमक सकती थी। सुनहरी रोशनी में 2 भिक्षु थे, एक बड़ा और एक छोटा। बड़े भिक्षु ने बैंगनी लाल कसाया पहना हुआ था और उसका पूरा शरीर एक फीकी बौद्ध रोशनी से ढका हुआ था जो गंभीर और गरिमा में थी। ये टिमटिमाती हुई सुनहरी रोशनी उसके पैरों के नीचे से प्रकट हुई और एक ही कदम में 10,000 फीट की दूरी तय कर ली। उनका धर्म नाम योगेश नाथ था और वे एक निपुण भिक्षु थे जिन्होंने 9,000 से ज्यादा सालों तक साधना की थी। उनके बगल में छोटा भिक्षु उनका शिष्य विवान था। विवान ने भिक्षु योगेश नाथ की ओर देखा और कहा, गुरु, क्या युएकांग में यह विपत्ति वास्तव में बहुत भयानक है?
योगेश नाथ ने सिर हिलाया। ये बहुत भयानक है। इस बार मैं इस देश को बचाने के लिए थोड़ी सी उम्मीद के साथ आया हूँ। विवान ने आह भरी। गुरु, आप एक निपुण भिक्षु हैं। न केवल आप एक अर्ध सम्राट शक्ति हैं, बल्कि आप भविष्य के बुद्ध के पुनर्जन्म भी हैं। आप भी ऐसा कहते हैं? योगेश नाथ ने अपनी हथेलियां आपस में दबा लीं। अमिताभ, बिना कुछ किए केवल ऐसा कहना ही सच्चा ज्ञान नहीं है। जब तक कोई देवता अवतरित नहीं होता, कोई भी इस विपत्ति को निश्चित रूप से हल नहीं कर सकता। विवान ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा। योगेश नाथ ने पहले ही ऐसा कह दिया था। ऐसा लग रहा था कि युएकांग राज्य आज वास्तव में बहुत बड़ी मुसीबत में था। और जिस महान आपदा की वे चर्चा कर रहे थे, वह एक जादुई कलाकृति थी जिसे भिक्षु योगेश नाथ ने स्वर्ग और पृथ्वी की अंतर्दृष्टि के माध्यम से देखा था। ये जादुई कलाकृति एक प्राचीन स्तर का खजाना था। यह आज युएकांग राज्य में पैदा होगा। एक बार यह प्रकट होने के बाद यह निश्चित रूप से देश को रक्त में नहला देगा। कोई भी जीवित प्राणी नहीं बचेगा। मुझे अभी भी थोड़ी गति बढ़ानी है। मेरी मदद करो। भिक्षु योगेश नाथ सभी को बचाने के लिए दृढ़ थे, इसलिए उन्होंने विवान से कहा कि वह उनकी बांह पकड़ ले और अपनी पूरी ताकत से दिव्य आंदोलन के चरणों को निष्पादित करे। युएकांग राज्य, शाही अखाड़ा। इस समय हजारों लोग विशाल मार्शल आर्ट अखाड़े के सामने इकट्ठे हुए थे और मंच पर दोनों की लड़ाई देख रहे थे। इस समय आर्यन ने जयदेव के साथ पहले ही 10 से अधिक वार किए थे। चूंकि उसके पास प्राचीन उजाड़ पवित्र शरीर था, इसलिए जयदेव ने आर्यन को पूरी तरह से कुचल दिया। 10 से ज्यादा चालों के बाद आर्यन पहले से ही घावों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि वह खड़ा भी नहीं हो सकता। जयदेव ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, आर्यन, तुमने देखा, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। अप्रत्याशित रूप से आर्यन को गुस्सा नहीं आया। इसके बजाय उसने एक पागल मुस्कान प्रकट की। जयदेव, मैं आर्यन आश्वस्त नहीं हूँ। कोई भी मुझे अधीन नहीं कर सकता। मेरा तुरुप का पत्ता कुछ ऐसा है जिसकी तुम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही उसने दहाड़ लगाई और अपने शरीर की सारी सच्ची ऊर्जा को आकाश में फेंक दिया। धमाका! उसके शरीर से एक बड़ी काली छाया निकली। इस काली आकृति के प्रकट होने से मार्शल आर्ट क्षेत्र के 5 किलोमीटर के भीतर का क्षेत्र अचानक हिल गया। इसके अलावा ये झटका पूरे देश में तेजी से फैल गया, मानो ये कभी रुकेगा ही नहीं। इस समय सभी ने एक भयानक दबाव महसूस किया जो प्राचीन काल से आता हुआ लग रहा था। चाहे वे किसी भी स्तर के साधना स्तर पर हों, वे सभी भयभीत थे। धमाका! एक जोरदार धमाका हुआ। सभी ने ऊपर देखा और आसमान में एक विशाल काले लोहे का टॉवर तैरता हुआ देखा। काले लोहे के टॉवर के शीर्ष पर 4 खूनी तलवारें थीं। काले टॉवर के चारों ओर दर्जनों मोटी जंजीरें थीं। पूरा लोहे का टॉवर बेहद भयानक और डरावना लग रहा था। एक जानकार मार्शल कलाकार ने तुरंत चिल्लाया, ये प्राचीन दानव जाति का असंख्य खजाना है, स्पिरिट स्लॉटर टॉवर। स्विश! इस चिल्लाहट से सभी चौंक गए। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर चौंकाने वाली शक्ति के साथ एक असंख्य खजाने स्तर का जादू आर्टिफैक्ट था। अफवाहों के अनुसार इस जादू आर्टिफैक्ट ने 3000 दुनियाओं में अनगिनत गॉडफ्रेंड्स की आत्माओं को दबा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, स्पिरिट स्लॉटर टॉवर लगातार इन आत्माओं को धोता और कुचलता रहा, उनकी मानसिक शक्ति को उनकी जादुई शक्ति में बदल दिया। अगर वह स्पिरिट स्लॉटर टॉवर प्राप्त कर सकता था और इसे इसके साथ जोड़ सकता था, तो वह इस राक्षसी आर्टिफैक्ट की जादुई शक्ति उधार ले सकता था। अगर वह स्पिरिट स्लॉटर टॉवर की सारी जादुई शक्ति को खा सकता है, तो उस स्थिति में यहाँ तक कि कचरे का एक टुकड़ा भी तुरंत एक अर्ध सम्राट क्षेत्र या यहाँ तक कि एक सम्राट क्षेत्र की शक्तिशाली आकृति बन सकता है। इससे यह देखा जा सकता है कि यह जादुई कलाकृति वास्तव में अतुलनीय रूप से भयानक थी। जिस बात ने सबको और भी भयभीत कर दिया वह ये थी कि इस जादुई कलाकृति में अपनी बुद्धि थी। एक बार इसकी बुद्धि सक्रिय हो जाने पर यह अपने आसपास के सभी जीवों का वध कर देती थी। इसलिए यह असंख्य खजाना काफी शक्तिशाली था, लेकिन हर कोई इसे नियंत्रित नहीं कर सकता था। जयदेव, घुटने टेको। आर्यन ने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर से जादुई शक्ति की एक किरण को अवशोषित किया और तुरंत बाहर निकल गया। ये जादुई शक्ति की एक किरण थी जिसे वह लंबे समय से जमा कर रहा था। उसने इसे इतनी जल्दी निकालने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन अब जयदेव को हराने के लिए वह केवल यही कर सकता था। जैसे ही जादुई शक्ति ने उसे घेर लिया, उसकी ताकत तुरंत वर्चस्व क्षेत्र तक बढ़ गई और उसने निर्दयतापूर्वक जयदेव के प्राचीन उजाड़ पवित्र शरीर को कुचल दिया। धमाका! एक थप्पड़ के साथ जयदेव के शरीर से एक भयानक दरार की आवाज निकली। उसके पैर लंगड़े हो गए और वह मार्शल आर्ट के मैदान पर घुटनों के बल बैठ गया। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका। पुनः आर्यन अपना सिर उठाए और बेतहाशा हंसने से खुद को रोक नहीं सका। क्या तुमने देखा? ये तुम्हारे द्वारा मुझे और मेरी बहन को धमकाने का नतीजा है। धमाका! जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, स्पिरिट स्लॉटर टॉवर ने अचानक एक और जोरदार धमाका किया। हाँ, आर्यन कांप उठा और उसे अचानक एक अशुभ एहसास हुआ। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर तभी बचता था जब वह उसके साथ प्रतिध्वनित होता। हालांकि उसने अभी स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को कोई आदेश नहीं दिया था। धमाका! एक और जोरदार धमाके ने आसपास के माहौल को हिला दिया। हर कोई खौफ में देख रहा था। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर से अचानक अंतहीन रक्त प्रकाश निकला और पूरे आकाश को एक शैतान की तरह दाग दिया। इस रक्त प्रकाश की रोशनी में सभी को ऐसा लगा जैसे उनके शरीर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे।
आर्यन खुद भी ऐसा महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाया कि उसे किसी शैतान ने पकड़ लिया है और वह टुकड़े टुकड़े होने वाला है। अरे, स्पिरिट स्लॉटर टॉवर ने कत्लेआम शुरू कर दिया है। भागो, खून पहले ही आसमान में भर चुका है तो हम कहाँ भाग सकते हैं। अनगिनत लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और पूरा देश अराजकता में डूब गया। आर्यन ने निराशा में स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को देखा। उसने सोचा कि उसने पहले ही इस मैजिक आर्टिफैक्ट को नियंत्रित कर लिया है। अप्रत्याशित रूप से मैजिक आर्टिफैक्ट उसकी मदद से ही जाग गया। अब जब मैजिक आर्टिफैक्ट जाग गया था और सभी जीवित प्राणियों का वध कर सकता था, तो हर कोई उसकी निरंकुश शक्ति के तहत वध किए जाने की प्रतीक्षा कर रहे मेमने बन गया था। जैसे ही हर कोई निराशा में था, एक सफ़ेद रोशनी आसमान को चीरती हुई स्पिरिट स्लॉटर टॉवर के ऊपर उतरी। सभी ने अपनी निगाहें केंद्रित की और एक अतुलनीय रूप से सुंदर आदमी को देखा। वह एक निर्वासित अमर की तरह था जो दुनिया में उतरा था और अविनाशी था। जो कोई उसे जानता था वह चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाया, उत्तरी रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी। उत्तर रहस्यवादी स्वर्ग की संगिनी यहाँ है। ये सुनकर सभी लोग निश्चिंत हो गए, मानो उन्होंने अनंत आशा को उतरते देखा हो। फिर उन्होंने देखा कि राजमहरा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और स्पिरिट स्लॉटर टॉवर पर फेंकने से पहले एक रहस्यमयी सुनहरी मुहर बनाई। धमाका! जैसे ही मुहर ने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर को छुआ, आकाश में भरी रक्त की रोशनी बिखर गई। स्पिरिट स्लॉटर टॉवर, जो अभी राक्षसी आभा से भरा हुआ था, ने तुरंत अपनी असीम जानलेवा आभा को रोक दिया और एक अच्छे बच्चे की तरह बन गया। जहां तक तेज आंखों वाले लोगों की बात है, तो वे तब और भी हैरान हो गए जब उन्होंने स्पिरिट स्लॉटर टॉवर पर सुनहरे शब्दों को प्रतिबिंबित होते देखा। राजमहरा की सुनहरी मुहर शब्दों की 2 पंक्तियों में बदल गई, जिसने स्पिरिट स्लेइंग टॉवर को मजबूती से सील कर दिया। जेल स्वर्ग, जेल पृथ्वी, जेल स्वर्ग दानव आत्मा, निषिद्ध दाव, निषिद्ध जीवन, निषिद्ध असंख्य विश्व दानव हथियार।